हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 6 वेव ऑप्टिक्स। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। गाइस आज हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सुन लो वीडियो के बारे में। न्यू कॉन्सेप्ट है जिसमें हमको देखना है डिफ्रैक्शन के बारे में। और गाइस मैं बता दूं कि इसमें ना जस्ट पूरा थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है। और थोड़ा भी इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं डेरिवेशन जैसा, थोड़ा सा डेरिवेशन है उसको तो मैं यूं ही बता दूंगा, आपको समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी पूरा थियोरटिकल है। तो पूरा का पूरा इसकी नोट्स जैसी ना आपको बस रीडिंग करनी है। तो मैं आपको बस मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डिफ्रैक्शन में। ओके चलो, तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और ये क्लास 12th का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है ये। आप मुझसे ईमेल करो या फिर इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो, वहां पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी। तो गाइज बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर इसके पहले वाली वीडियो में आपने ये पार्ट को स्किप कर दिया है, कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब कि देखो, हमने देखा था कि अपने पास जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से कुछ है कि यहाँ पे ऐसा स्क्रीन है। ठीक है, ये स्क्रीन थी जहां पे हम लोग कुछ पैटर्न मिल रहा था। जैसे कि पहले जैसे डार्क हो गया, डार्क फ्रिंजेस मिल रहे थे, मतलब डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट फ्रिंजेस, फिर डार्क फ्रिंजेस, फिर ऐसे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ऐसे ब्राइट, ऐसे एक एक करके अपने को मिल रहा था। और इनके बीच के सेपरेशन का हमने डिस्टेंस भी देखा था। फिर इसके बीच की सारी चीजें हमने पढ़ी थी वेवलेंथ के हिसाब से सारी चीजें। मतलब देखो, जहां पे ब्राइट है ना, हमने क्या देखा था कि जहां पे ब्राइट है वहां पे हमारा जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। और जहां पे डार्क है वहां पे इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। हमने ये भी देखा था गाइस कि जहां पे ब्राइट है वहां पे जो वेव बनेगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली बनेगी। कंस्ट्रक्टिव कौन सी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। और जहां पे डार्क है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। समझा कि नहीं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था, ये आपको बस इतना याद रखना है। आज हमको यही सारी चीजें पढ़नी है, सारा डिस्टेंस वगैरह वापस से हम देखेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट क्या है, सारी चीजें हम समझेंगे। तो गाइज यहाँ पे कैसे बेस्ट कैसे आप डिफाइन कर सकते हो और अच्छे से कैसे यहाँ पे डार्क और ब्राइट पॉइंट्स पा सकते हो, ये हमको आज यहाँ पे सीखना है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि सारी चीजें जो लाइट्स होती है डिपेंड होती है, और जो डबल स्लिट्स था, ऐसे लाइट थी, फिर यहाँ पे डबल स्लिट्स, फिर यहाँ से ऐसे गैप, फिर यहाँ पे डबल स्लिट्स, और यहाँ से क्या निकल रही थी? ऐसे वेव्स निकलती है। हमने अच्छे से देखा था ऐसे ऐसे वेव्स निकलेंगी और फिर आगे चल के यहाँ पे रेड और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव लाइन जो है वो यहाँ पे स्क्रीन में आके पड़ती है। इतना आसान सा है बस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ था डबल स्लिट्स। तो इन्हीं, अब देखो, अगर स्लिट्स बड़ा रहेगा तो ज्यादा बड़ी लाइट निकलेगी, स्लिट्स छोटा रहेगा छोटी लाइट निकलेगी। स्लिट्स के साइज में इन सारी चीजों में डिपेंडेंट है सारी की सारी चीजें। तो आपको इन सबको समझ के रखना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मेन चीज है कि अपनी लाइट स्टीडी हो और क्लियरली विजिबल हो, इसके लिए हमको सारी चीजें समझनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, यहां पे ध्यान देना, देख को डरो मत। आपको एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 3 मार्क्स के लिए। और आपको टोटल 6 पॉइंट्स दिया हुआ है। वो 6 पॉइंट्स की सिर्फ आपको हेडिंग्स लिखनी है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है किसी भी एंट्रेंस वगैरह के लिए ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें सिर्फ ये है यार कि आप ज्यादा मोर रिलायबल और बहुत ही अच्छे तरीके से ज्यादा अच्छी, मतलब आप कैसे यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम पा सकते हो। मिनिमम मीन्स क्या होता है? वही डार्क वाला। मैक्सिमम मीन्स यानी कि अपना इंटेंसिटी ज्यादा है। देखो ना, यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ पे डार्क है। समझा? इस तरीके से। तो ये आप कैसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स पा सकते हो, बस वही यहाँ पे उसके लिए आप क्या सेटअप करोगे। आपके यहाँ पे जो स्लिट्स रहेंगे वो कैसी रहेंगी, ये सोर्सेज से लाइट कैसे निकलनी चाहिए, ये अपना स्क्रीन कैसा होना चाहिए, समझा ना, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये कितना हम सेटअप करेंगे। तो बस यही बताया हुआ है। तो पहला है कि द टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। अब मैंने बताया था कि कोहेरेंट मींस क्या होता है। कोहेरेंट सोर्सेस वही सोर्सेस होते हैं जिन सोर्सेस से जो भी लाइट निकले उनका एम्पलीट्यूड हो, फिर जो क्या उनका वेवलेंथ हो, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। तो यानी कि जो सोर्सेस होने चाहिए लाइट के वो एकदम कोहेरेंट होना ही चाहिए। यानी कि जिस सोर्स से लाइट निकलेगी उस सोर्स से जो भी लाइट निकलने वाली है उस लाइट का जो भी वेवलेंथ, जो भी एम्पलीट्यूड, जो भी सब रहेगा वो एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। जो फेज डिफरेंस है वो फिक्स होना चाहिए ऑल द टाइम, मतलब हर एक एक टाइम में। ये बात आपको समझ रखनी है, जिससे हमको जो पोजीशन मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा का, जो ये पोजीशन है मतलब परफेक्ट पोजीशन, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा वो हमें तभी परफेक्टली मिला करेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो टू सोर्सेस रहेंगे, जो भी अपने पास कोहेरेंट सोर्सेस है,
और इनसे जो भी अपने ऐसे वेव निकलती है, ठीक है, जो भी अपनी वेव निकलती है ऐसे इंटरसेक्ट भी करते हैं अर्थ और क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो टू सोर्सेस रहेंगे ना लाइट के, वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। क्रोमेटिक मीन्स कलर, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल कलर वाले लाइट ही चाहिए। अगर सिंगल कलर की लाइट इस्तेमाल करोगे तो जो वेवलेंथ रहेगा उनका वो फिक्स रहेगा, और जब वेवलेंथ फिक्स रहेगा तो जो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा बनेगा ना, मैक्सिमा मिनिमा यानी कि जो अपने पास डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, ये परफेक्टली बनेगा। समझा? तो ये बात ध्यान रखना, यही चीज आपको यहाँ पे फोकस करना है। मतलब परफेक्ट, मतलब जो भी लाइट्स के फ्रिंजेस है, ब्राइट चाहे ब्राइट लाइट हो चाहे डार्क लाइट हो, वो किसी भी लाइट के वेवलेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको वेवलेंथ अच्छा चाहिए, उसके लिए आपको सिंगल कलर की लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट कलर की लोगे तो डिफरेंट कलर की लाइट में क्या होता है कि वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल कलर की लाइट लोगे, डिफरेंट उसका जो वेवलेंथ रहेगा वो नहीं रहेगा और फिक्स वेवलेंथ रहेगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम बनेगा वो भी फिक्स रहेगा। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। और अगर मैक्सिमम मिनिमम का पोजीशन अच्छा खासा अच्छे से रहेगा ना, तो अपना यहाँ पे जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं वो भी अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट, जो टू इंटरफेरिंग वेव्स रहेंगी ना, मस्ट हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड। तो क्या बोला था मैंने कोहेरेंट वाले में, अगर आप सेम एम्पलीट्यूड के साथ जाओगे तो आपका जो डिस्ट्रक्टिविटी होगी ना इंटरफेरेंस की, वो एकदम ज्यादा से ज्यादा जीरो रहेगी। मतलब डार्क फ्रिंजेस जो रहेंगे ना, डार्क वाले, डार्क फ्रिंजेस कब आते हैं, जब स्क्रीन में जो इंटेंसिटी होती है लाइट की कम होती है, तो वहां पर शेडो ज्यादा बन जाता है। इंटेंसिटी लाइट की कम रहेगी, यानी लाइट अगर आपके घर में डिम है तो उसमें शेडो ज्यादा बढ़ेगा ना, तो वही होता है डार्क वाले फ्रिंजेस। वैसे फ्रिंज मीन्स एक पट्टी यार, पट्टी, ठीक है। तो डार्क फ्रिंजेस तभी बनेंगे जब इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा लोगे या फिर सेम एम्पलीट्यूड वाली लाइट लोगे ना, तो आपके डार्क फ्रिंजेस बहुत कम होते हैं या मे बी जीरो भी हो सकते हैं। तो आपको लाइट मोस्टली मैक्सिमम मिलती है। तो इसके लिए भी अच्छी बात है कि अगर आपको मैक्सिमम लाइट मिलेगी तो कौन सी जगह में डार्क है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी जगह में जाओ अंधेरे में और वहां पे कहीं दूर से देखो, तो कहीं दूर अगर आपको लाइट जलती हुई दिख रही है तो आपको वो लाइट सीधा दिख जाएगी, बट डार्क वाला यहाँ पे समझ जाएगा कि अगल बगल डार्क है बट बीच में लाइट है, तो वो समझ जाता है। तो ज्यादा अगर ब्राइटनेस भी होगी तो फिर डार्क वाला ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छे से पता चल जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या फिर सेम एम्पलीट्यूड। फोर्थ पॉइंट है, सिर्फ ये जो डार्क में लिखा है ना गाइस, यही आपको एग्जाम में लिखने, मैं बता रहा हूँ, जो डार्क में यही आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में 6 के 6 पॉइंट जो भी है यही आपको एग्जाम में लिख के आने, मैं पहले ही बता दिया हूं। अगला पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, जो सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। अब देखो ये अपना सोर्स था, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से अपने यहाँ पे ये स्लिट्स होती है, ठीक है। तो ये S1 स्लिट्स हो गई, ये S2 स्लिट्स हो गई, यहाँ से वेव्स ऐसे आती है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे वेवलेट्स बन के बाहर निकलती है अकॉर्डिंग टू जो हाइजेंस प्रिंसिपल था, क्योंकि ये फिर वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट का काम करता है ना, फिर यहाँ से ऐसे लाइट निकलती है वेव के फॉर्म में, ठीक है, हर जगह से, ठीक है, ऐसा समझना। और बाकी का जो एरिया, जैसे ये एरिया हो गया, फिर यहाँ से भी तो लाइट आएगी, तो ये एरिया होगा, तो यहाँ से कुछ लाइट आगे इमिट नहीं होगी, बिकॉज ये डार्क है, डार्क वाले से आगे थोड़ी लाइट जाएगी, आगे थोड़ी लाइट जाएगी, आगे नहीं जाएगी, सिर्फ इनसे ही होल से ही बाहर लाइट निकलेगी। समझा? तो यानी कि जो सेपरेशन रहेगा बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल, मतलब जितना सेपरेशन कम रहेगा। देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, अगर आपके घर में टॉर्च है, टॉर्च, ठीक है, सिंपल से समझना कॉन्सेप्ट में क्यों यहाँ पे स्लिट्स मतलब क्या है पता है ना, जिससे लाइट बाहर निकल रही है, तो आपकी टॉर्च में जिससे जो जिस जगह से लाइट बाहर निकलती है वो आपकी स्लिट समझना। अगर गाइस टॉर्च सामने आपके और लाइट उतनी ही है, बट वो जो सामने से जहां से लाइट निकलती है ना, उसको आप एकदम क्या कर दो, उसको ज्यादा बड़ा कर दो, बड़ा सा एकदम राउंड राउंड, तो उसमें से बहुत कम लाइट निकलेगी। बट वहीं आपने लेजर देखा होगा, लेजर, उसमें से भी उतने ही लाइट निकलती है, बट उसका अपर्चर जो है, जो स्लिट है, उसे हम बहुत कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जितना छोटा करते हैं तो लाइट उतने ही ज्यादा इंटेंसिटी से निकलती है और बहुत दूर तक जाती है। आपने रेड वाला लेजर देखा रहेगा ना, रेड रेड वाला, वेडिंग्स वगैरह में हम मस्ती के लिए लेते हैं ओके, तो उसमें से देखो कितना दूर तक लाइट जाती है। तो वो लेजर में से क्या होता है, उसका अपर्चर बहुत छोटा रहता है। स्लिट्स अगर कम करके रखोगे, इस स्लिट्स की जो ऐसे देखो, ये होल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो स्लिट्स का होल है, ठीक है, ये स्लिट्स के होल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये स्लिट्स अगर जितना छोटा रहेगा ना, उतना ज्यादा लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी और लाइट को हम ज्यादा स्क्रीन में ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अगर अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पाते तो कितनी अच्छी बात है ये, समझा ना। तो अगर हम अच्छे से लाइट को ऑब्जर्व कर पाएंगे तो हम डार्क वाले और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट अच्छे से स्क्रीन में पा पाएंगे, तो ये अपने लिए फायदे वाली बात होती है। तो ये याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, द टू स्लिट्स शुड बी नैरो। मैंने नैरो मींस एकदम और छोटे से ज्यादा छोटा, और स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कम होना चाहिए। ये पहले पॉइंट पे हमने देख लिया, जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है वो कम होना चाहिए। नैरो मींस यार कैसा, देखो आपने जानते रहोगे ना आप नैरो, जैसे ये देखो, ये ज्यादा बड़ा है और ये ज्यादा छोटा है, मतलब ये नैरो है, ये ज्यादा बड़ा है। नैरो मतलब
अपर्चर एकदम कम, मतलब उसमें से ज्यादा लाइट निकलनी मांगती है ऐसा। तो जो स्लिट्स जो है वो नैरो होना चाहिए, जिससे कि अपने जो लाइट है वो अच्छे से बाहर निकले और ब्लरिंग जो है वो बिल्कुल भी ना हो पाए और परफेक्ट इंटेंसिटी वाली लाइट हमें पता चले, यानी ब्राइटनेस बिल्कुल अच्छे से दिखनी चाहिए। तो मान लो ये स्क्रीन है, तो यहाँ पे अगर ब्राइटनेस आ रहा है तो ये अपने आप समझेगा कि यहाँ पे ये डार्क पॉइंट है और ये ब्राइट पॉइंट है, फिर ये भी डार्क पॉइंट है, समझ रहा है। तो ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्राइटनेस का पॉइंट पता चल गया तो डार्क का पॉइंट उसके अगल बगल ही रहेगा ना, समझा। तो ये बात अच्छे से समझ के रखो। तो ये हो गया स्लिट्स का नैरो वाला कंडीशन। अगर आप नैरो करते हो तो भी अपनी अच्छी स्क्रीन बनेगी। 6th पॉइंट है, 3 मार्क्स के लिए आता है, 6 पॉइंट की हेडिंग लिखनी है, द टू वेव शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। और गाइज मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है पढ़ने में मजा मुझे इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिख के रखा है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंडीशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। मतलब क्या है ये, 12th के बच्चों के साथ प्रैंक हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रैंक, ओके, अच्छा खासा मजाक। तो फिर टॉपिक क्यों दिया यार, ठीक है। तो समझो यहाँ पे, मतलब समझ भी नहीं पाओगे, सही बात भी है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये करेक्ट बोल रहा है ये, कि जो भी दो वेव्स है आपके सामने वो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होना चाहिए। बच्चे पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में ही हो जाते हैं। मैंने खुद 2 बार बताया इसके लिए, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसके पहले की वीडियो में बताया और इसके पहले के पहले वाली वीडियो में भी बताया, यानी पार्ट नंबर 5 में भी मैंने पोलराइजेशन बताया और पार्ट नंबर 4 में भी पोलराइजेशन बताया। तो आपको तो समझा ही है, बट फिर भी अगर आप सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं, मतलब अगर लाइट अनपोलराइज है तो अनपोलराइज ही रहने दो, अगर पोलराइज है तो पोलराइज ही रहने दो। बट दोनों लाइट्स जो भी आएंगी, 2 स्लिट्स है ना अपने पास, दोनों लाइट्स यहां से पोलराइज लाइट ही निकले तो अच्छा होगा, क्योंकि हम पोलराइजेशन में यही तो करते हैं कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो पोलराइजेशन होना चाहिए, तो लाइट पोलराइज्ड हो, बट उनका जो स्टेट रहेगा ना, लेवल जो उनका स्टेट रहेगा वो पोलराइज्ड होना चाहिए। तो आपको इसमें ज्यादा फोकस करना नहीं है, ये अब ऐसा बोल दिया तो ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। कभी भी ये वाला पॉइंट ही एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आप लिख के ले लो। अगर आपकी कभी भी महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में ये पॉइंट पूछ ले तो मैं बता दूंगा, ये एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन होता है, ये टीचर्स पता कर लेते हैं कि कोई चीज नहीं पूछेगा। जो बुक में ही बोल दिया हो कि वो चीज ऐसी है भाई, तो वो फिर नहीं पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में कदापि कभी नहीं पूछते हैं, ओके। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे देखेंगे कि देखो कोहेरेंट सोर्सेस तो अपने पास होने चाहिए। हमने देखा था कि अपने पास जो सोर्सेस होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड, सेम अपने पास वेवलेंथ वाले कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। बट वो कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन कैसे करेंगे, तो उसके मेथड की बात करूंगा मैं यंग्स डबल स्लिट में, ठीक है। तो मेथड्स की बात करूंगा, तो बहुत सारे 2-3 मेथड्स है आपके सामने, उनको हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है एलॉयड मिरर, ठीक है, इसको एल ही है, एलॉयड ऐसा पढ़ते हैं, आपको जो पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। तो ये एलॉयड मिरर है। अब इसमें ध्यान दो क्या होता है, आपके सामने एक ये रहेगी स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, एलॉयड मिरर, और ये स्क्रीन है। आपको यहाँ पे 2 सोर्सेस वाली लाइट देनी है, ध्यान, ठीक है, ध्यान देना। ये स्क्रीन में यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे समझो अच्छे से कि जो भी आपके सामने लाइट रहेगी, ये बहुत ही एक जो मतलब एलॉयड मिरर जो है, ये मिरर है एक टाइप का, मतलब मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। आप भी मिरर के सामने खड़े रहोगे ना, तो आपकी जो वापस पूरा का पूरा एंगल या फिर जो भी आपका बॉडी है वो पूरा रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखता है। अगर रिफ्रैक्शन हो जाए मिरर में तो आप कभी अपने आप को देख नहीं पाओगे, आपको फिर इस पार से उस पार दिखेगा। तो मिरर है तो ये रिफ्लेक्शन ही करेगा, तो दुनिया को पता है। दूसरी बात, जिसमें लाइट होगी ना, जो भी सोर्स से लाइट जाएगी, इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए लाइन टू लाइन बता रहा हूँ गाइस, बिकॉज आपको ये बस थियोरटिकल है और आपको इसे पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। बट फिर भी आप समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक डिवाइस है ये बस, ओके, दुकान में मिल जाएगा, खरीद लेना, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, कोई भी लाइट जो सोर्स से जो भी लाइट बाहर निकलती है, तो जो भी प्लेन मिरर होगा ना, मतलब ये जो मिरर रहेगा ना यहाँ पे, उस मिरर से ग्रेजिंग एंगल क्रिएट करेगा। आप बोलोगे ये ग्रेजिंग एंगल क्या है, बाकी के एंगल तो हमको पता नहीं होता है, ग्रेजिंग एंगल क्या है। तो देखो, ये मान लो प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस है, यहां से ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, जहां पे जिस पॉइंट पे लाइट आती है वहां पे हम एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम होता है नॉर्मल। ऐसे ही हमने नाम दे दिया है नॉर्मल। हमेशा क्यों नाम दिया है, बिकॉज नॉर्मल इस वर्ड से हमेशा समझते हैं कि 90 डिग्री होता है, प्लेन ऑफ सरफेस से 90 बनता है। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो लाइट आई है ये वापस से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे चली जाएगी, और जो भी एंगल बनेगा ना यहाँ पे, वो एंगल कैसे बनेगा, देखो एंगल हमेशा लाइट और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देन व्हाट इज ग्रेजिंग एंगल, तो ग्रेजिंग एंगल क्या होता है, कभी भी कोई भी लाइट हो और ये जो प्लेन सरफेस है इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये होगा ग्रेजिंग एंगल। मान लो थीटा बना तो ये होगा ग्रेजिंग एंगल, क्या हो जाएगा ये, ग्रेजिंग एंगल,
और ये हो गया प्लेन सरफेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपके सामने है तो ये हो जाएगा आपका प्लेन सरफेस। ओके, तो ग्रेजिंग एंगल आपको समझ गया रहेगा। ओके, तो जो भी ग्रेजिंग एंगल होगा आपको 7.2 में तो बोला दिख रहा है, बट यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। देखो मैं आपको ग्रेजिंग एंगल अब कैसे दिखाऊं यार, यहाँ पे तो बना ही नहीं है। मान लो मैं कोई भी एक लाइट को पकड़ता हूँ, ठीक है, कोई भी एक ब्लू लाइट पकड़ लो या फिर कोई रेड लाइट पकड़ लो, ठीक है, तो देखो ये नीचे का ये पूरा प्लेन सरफेस है। ओके, और ग्रेजिंग एंगल दिखाता हूँ, मान लो ये देखो ये छोटा सा ग्रेजिंग एंगल, मतलब अपनी बुक में आपने देखना तो जो नीचे का यहाँ पे ये कलर का जो ये पूरा प्लेन सरफेस है और जो रेड लाइट उसमें पड़ रही है, तो कुछ ऐसे ग्रेजिंग एंगल पड़ेगा। ये आपको प्लेन सरफेस हो गया, ये आपका पूरा प्लेन सरफेस हो गया, और इसके ऊपर ये जो लाइट है ये ग्रेजिंग एंगल है। मतलब नॉर्मल के साथ नहीं, ये सरफेस के साथ जो भी अपना एंगल जो लाइट है वो बनाएगा उसे ग्रेजिंग एंगल कहते हैं। इस साइड इधर है ग्रेजिंग एंगल, इस साइड इधर है ग्रेजिंग एंगल। ओके, नाउ इस चीज को आपको समझ के रखना है। सम ऑफ द लाइट जो होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, देखो ब्लू लाइट यहाँ पे जा रही है, ब्लू लाइट यहाँ पे देखो, मैं भी रेड कर दे रहा हूँ इसको यार, ब्लू करता हूँ। ब्लू लाइट यहाँ पे जा रही है और ब्लू लाइट यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, अब इसने बुक वाले ने आपको ऐसा दिखाया है कि ये लाइट जाने वाली है और रेड में कन्वर्ट होके आ रही है जो वो आने वाली है। तो वो जो रेड लाइट है, ध्यान देना, वो जो रेड लाइट है वो रेड लाइट देखो यहाँ पे आएगा और प्लेन सरफेस में देखो यहाँ पे आके पड़ा है, देखो इस तरीके से आया है, ये देखो इस तरीके से आया है और यहाँ पे आके प्लेन सरफेस में पड़ा और यहाँ से वापस से देखो रिफ्लेक्ट होके और उसी सोर्स में चला गया। तो ये जो सोर्स रहेगा ये कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा और ज्यादा बेस्ट कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगी, बिकॉज सिंगल वेवलेंथ होता है किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का। तो इसीलिए इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट बनेगा कोहेरेंट सोर्स बनेगा। ऐसे ही मैंने एक और सोर्स ले लिया जिसे मैं वर्चुअल सोर्स कहूंगा। अब आपको पता चलेगा भाई वर्चुअल सोर्स क्या होता है। तो 9th में आपने पढ़ा था, 9th क्लास में, सोचो आपने क्या पढ़ा था 9th क्लास में लाइट वाले चैप्टर में, कि मान लो अगर आपके सामने ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में मुझे बोला है कि वर्चुअल इमेज बनाओ, तो ये आपका हो गया एक्सिस। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी लाइट आ रही है तो देखो अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जैसे कि ए और बी, तो ठीक है ये अपना रियल इमेज बनेगा। यहां से ये लाइट गई और इस तरीके से कुछ बनाएगा और एक और लाइट जाएगी यहाँ पे और ये आपके सामने यहाँ पे लाइट बन गई, ये अपनी इमेज बन गई। ओके, बट अगर मैं कहूं वर्चुअल इमेज, तो ये सोर्स कहां से आएगा अपने को पता नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। कभी भी जब कभी भी अपना कोई भी सोर्स, मान लो चलो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोर्स अपने को पता है बट जो इमेज बन रही है ना, देखो कैसे बनेगी, मैं दिखाता हूं। ठीक है, जो आपकी इमेज है ना वो देखना कैसे बनेगी। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज देखना, यहां से लाइट जा रही है और ये अपना फोकस पॉइंट है, यहां से इस तरीके से लाइट गई और एक मैं ओरिजिन से भेजता हूं, देखो ऐसे लाइट गई। अपने को पता नहीं कि ये लाइट कहां पे मीट होगी, समझ रहे ना, ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट होंगी अपने को मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं फिर बैक साइड में ड्रॉ करते हैं, बैक साइड में हम ऐसा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम मीट करा देते हैं कहीं भी, और मीट करा के हम उसी पॉइंट पे ऐसे लाइन खींचते हैं और इस इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब जब अपनी लाइट्स इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस में कोई इमेज बनती हो, या कभी कभी सोर्सेस की अगर बात करूं तो वो सोर्सेस जो भी लाइट रहेगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आती हो, तो ऐसे वाले सोर्स को वर्चुअल सोर्स, या अगर इमेज बन रही तो वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे जो लाइट है ये वर्चुअल सोर्स है अपना, मतलब कहां से लाइट आ रही है अपने को मालूम नहीं है, सोर्स बोल रहा है ना, तो लाइट आने का सोर्स है। तो वर्चुअल सोर्स है, इसका मतलब लाइट कहां से आ रही है किसी को नहीं पता, बस आके और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस से उसी सोर्स में जा रही है, यानी कि ये कैसा सोर्स है, अपना कोहेरेंट सोर्स है। बिकॉज जब मान लो रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी पॉइंट में रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, ये सरफेस है, कहने का मतलब ये कि ये सरफेस है, ये सोर्स है, ये मिरर है, ध्यान देना अच्छे से। तो यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर वापस से वहीं पे पहुंच गई, समझा। तो ये सोर्स कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। इस तरीके का अगर कुछ हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं तो ये कोहेरेंट सोर्स कहलाता है, और ऐसा लॉयड मिरर में होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ध्यान देना अच्छे से गाइस, बता रहा हूं 2 मार्क्स के लिए लॉयड मिरर और 2 मार्क्स के लिए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आता है। आप क्या प्रोनाउंसिएट करते हो आपको पता रहेगा, आप कुछ भी करो, स्पेलिंग रॉन्ग मत करना लिखने के टाइम पे। ठीक है, तो 2-2 मार्क्स को ये दोनों पूछते हैं, एक साथ ही 4 मार्क्स को पूछ लेते हैं, एक साथ पूछते हैं 4 मार्क्स को, तो छोड़ के मत जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की बात करूंगा अभी, कभी भी याद रखना फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में एक वर्टेक्स एंगल होता है। अब आप कहोगे वर्टेक्स एंगल क्या कहलाता है, मान लो आपके सामने ये स्लिट है, देखो मैं अब यहीं पे दिखाता हूं ना, देखो यहाँ पे देखो ये स्लिट है, ये स्लिट है पूरी, ठीक है, यहां से लाइट निकल रही है सोर्सेस, और ये अपने पास बाइप्रिज्म है। बाइप्रिज्म तो मालूम रहेगा ना, एक इधर से प्रिज्म एक इधर से प्रिज्म, दोनों को ज्वाइन कर दो तो बाइप्रिज्म बन जाता है। तो ये बाइप्रिज्म है। अब यहां से लाइट जा रही है, तो अब देखो कभी भी मान लो इस तरीके से आया, वर्टेक्स एंगल क्या होता है ध्यान देना।
मान लो यहां से लाइट निकली और ये एक लाइट गई, यहां से भी लाइट निकली, ये एक ऐसी लाइट गई। तो जहां कहीं भी पॉइंट में जब कोई भी दो लाइट इंटरसेक्ट होती हो तो वहां पे जो ये एंगल बनेगा उसे हम वर्टेक्स एंगल कहते हैं। तो फिलहाल फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में यहाँ पे 180 डिग्री का अपना बनता है, यहाँ पे जो भी ये मतलब वर्टेक्स एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से वर्टेक्स एंगल बना है 180 डिग्री का। ओके, 180 डिग्री का वर्टेक्स एंगल बना है। और जो इसके बीच में रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब देखो कैसे मैं बता रहा हूं, देखो ये जो एंगल है यहां से, ये देखो इस तरीके से लाइट आई और ये इस तरीके से जो लाइट आई और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्ट होने वाला एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल अभी डायग्राम में तो ऐसा बनाया है, बट जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है गाइस, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो यहां से ऐसे जाके रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो बहुत ही स्मॉल होता है। मतलब मिनट्स में बात कर रहा हूं मैं, सोचो 1 डिग्री या फिर हाफ मिनट, यानी कि 0.5 डिग्री इतना होता है 30 मिनट। मतलब समझा, हम एंगल्स को हमेशा मिनट्स में या फिर डिग्री में मेजर करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो ये इतना छोटा एंगल होता है। अब जब किसी भी रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसका अपर्चर ही इतने छोटे एंगल का रहेगा, तो वहां से जो भी लाइट निकलेगी यार वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ही होगी ना। जो एजेस रहेंगे वहां से लाइट बहुत कम ही निकलने वाली है ना, यानी कि वो लाइट मोनोक्रोमेटिक ही होने वाली है। सो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उसका वेवलेंथ सिंगल है, और जिसका वेवलेंथ एक ही रहेगा तो जो सामने इंटेंसिटी होगी स्क्रीन में वो या तो मैक्सिमम बनेगा या तो मिनिमम बनेगा। प्रॉपर पोजीशन हमें पता चलती है, हमने पहले ही देखा है, ठीक है। तो इस बात को आपको फोकस रखना है। तो इस तरीके से फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वर्क करता है, और यहाँ पे जो वेव निकलेगी वो सुपर पोजिशन रहेगी, यानी कि इंटरफेरेंस हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जो वेव होती है उसका सुपर पोजिशन मतलब क्या कि इंटरफेरेंस हो रहा है ना, दो वेव्स, एक इधर से आने वाली वेव्स, एक इधर से आने वाली वेव्स, दोनों का इंटरफेरेंस हो गया। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेवलेंथ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि अगर दो वेव्स आपके सामने ऐसी हैं और वो दोनों एक दूसरे से ऐसा कंबाइन हो रही है तो क्या होता है, उनका जो भी एम्पलीट्यूड, जो भी उनका वेवलेंथ, सारी चीजें क्या होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। और अगर एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ ज्यादा है तो वो सोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोहेरेंट सोर्स वही सोर्स होता है जिसका वेवलेंथ और जिसका एम्पलीट्यूड एकदम सेम हो। तो अगर वही चीज यहां भी हो रहा है तो फिर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्स ही तो बना रहा है, समझ गया। तो इसलिए हमारे लिए फायदा हो जाता है कोहेरेंट सोर्स का। इस तरीके से अपने पास दो मेथड है, फ्रेस्नेल और एक लॉयड मिरर, याद रखना अच्छे से। चलो गाइस, अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन टॉपिक, और आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे डिफ्रैक्शन को, ठीक है। तो देखो डिफ्रैक्शन जो है ये भी एक लाइट का फेनोमेनन है, जैसे कि अपना इंटरफेरेंस था। इंटरफेरेंस क्या था, वो भी अपना एक लाइट का फेनोमेनन था। हम लोग को पता है कि जो लाइट है वो दो नेचर की होती है, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। हमने कॉर्पस्कुलर थियरी जो न्यूटन की थी, फिर उसके बाद हमने हाइजेंस प्रिंसिपल, उनके क्या क्या मतलब उन्होंने क्या परसेप्शन किया था, क्या सोचा था उन्होंने उनके थियरी के हिसाब से, वो सारी चीजें भी हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सारी की सारी चीजें हाइजेंस प्रिंसिपल जो था वो उनका जो वेव थियरी थी, ये दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं। जो हाइजेंस प्रिंसिपल था तो हमने पहले क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन था, फिर हमने देखा रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ किया हाइजेंस प्रिंसिपल, यानी वेव थियरी। वेव हम देख रहे हैं ना, लाइट के फॉर्म में वेव, तो वेव को रिफ्लेक्शन दोनों सेटिस्फाई हुए। फिर हमने देखा इंटरफेरेंस भी सेटिस्फाई हुआ, प्रॉपर प्रूफ हो रहा है। अब हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ओके। तो जो डिफ्रैक्शन होता है ये भी एक टाइप का वेव फेनोमेनन है। अब गाइस मैं डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, डेफिनेशन अब अपने आप समझ जाओगे। देखो, मान लो आप एक रूम में बैठे हो, ये आपका एक रूम है, ठीक है। समझना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उस चीज को प्लीज समझना। रूम के आपने बीच में से एक वॉल है, ठीक है, इस तरीके से एक वॉल है, ओके, रूम में। और आप कहाँ बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे इस तरीके से बैठे हो, ठीक है। चलो, और आपके घर में जो लाइट है ना, लाइट, वो लाइट यहाँ पे है, ठीक है। ये लाइट यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। यहां से ही लाइट क्या निकलेगी, ऐसे सोर्स फेंक रही है लाइट है जो, ठीक है। चलो, मैं मानता हूं लाइट में पहले साउंड की बात करूंगा, या समझो, अभी आप समझ लोगे ना, ये लाइट है, कभी कभी मैं इसे साउंड भी ट्रीट करूंगा, मतलब रेडियो। सपोज अभी ये साउंड की ट्रीट कर रहा हूं, मैं साउंड का ट्रीट कर रहा हूं, इसे साउंड मान लो ये, ठीक है। तो समझना अच्छे से। तो क्या होता है ना कि जब हम यहाँ पे बैठे दूसरे रूम में और ये दूसरे रूम में साउंड बज रहा है, तो यहां से लाइट तो निकले, जो साउंड की वेव्स है वो निकलेंगी। साउंड की वेव कैसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलेगी चारों तरफ से। साउंड की वेव हर जगह निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से निकलेगी, और इधर से भी निकलेगी, हर जगह से साउंड निकलेगी, और इधर से भी आएगी साउंड वेव, इधर से भी आएगी। और जब में हम यहां बैठे तो हमें सुनाई भी देगा ना, ऐसा थोड़ी कि हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। तो ये साउंड वेव यहां से आएगी भी, और आके ये वेव ऐसे बेंड होगी, और फिर हम उसे सुनते हैं। ऐसे ही होता है ना, साउंड वेव बेंड होती है, ऐसे बेंड होती है, तभी हम सुन पाते हैं, क्योंकि हम वहां बैठे तभी ना हमें सुनाई दे रहा है। वरना अगर ऐसा कुछ होता तो वो सीधे चली जाती और वापस से टकरा के वापस पीछे चली जाती।
ऐसा होता है ना, बट वो हमें से सुनाई दे रहा है, हमें वो सुनाई दे रही है, मतलब कि अपनी साउंड वेव जो है वो यहाँ पे बेंड हुई है। समझ गया? तो यही बेंडिंग ऑफ द वेव, इस किसी अपर्चर, यहाँ पे जो ये अपर्चर है ना, ये जो स्लिट्स मैंने खोल के रखा था, दरवाजा जो हल्का सा यहाँ पे ओपनिंग डोर खोला था, तो वहां से लाइट आके और क्या हुई थी, ये यहां से लाइट आके क्या हुआ था, इसका ये बेंड हुई थी। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? यहां से लाइट ऐसे आई थी और वो देखो यहां से ऐसे लाइट आई और ऐसे बेंड हुई, क्योंकि साउंड है ना, तो साउंड मुझे सुनाई दिया, तो लाइट पहले सीधा आई और बेंड हुई। सेकंड केस बताता हूं, अभी आपको तुरंत समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऐसे आया मैं, ऐसे आया और ये मेरा एक घर है और यहाँ समझो ये इस तरीके से एक बेंडिंग है, समझो हाँ क्या। और यहाँ पे मैंने एक लाइट का सोर्स रखा, इस बार मैंने लाइट रखा, ठीक है, लाइट है, पहले साउंड का रेडियो लिया था, अब लाइट लिया और मैं यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ किनारे में, ठीक है। तो अब जब लाइट आएगी तो लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर जगह उजाला रहेगा, इधर भी उजाला उधर भी उजाला। एक लाइट इधर से भी आएगी, इधर भी उजाला रहेगा, समझा कि नहीं? लेकिन यहां पे कंडीशन क्या रहेगी, यहां पे हर जगह क्या रहेगा, डार्क रहेगा, यहां पे हर जगह क्या रहेगा, डार्क रहेगा। सिर्फ इसी पोजीशन में क्या रहेगी, ब्राइट रहेगी, इसी पोजीशन में ब्राइटनेस रहेगी। बट यहां पे क्या रहेगा, यहां पे हर जगह डार्क रहेगा, यह इंसान जो बैठा है ये डार्क में बैठा रहेगा। बट सामने ही क्या रहेगा, सिर्फ ये सामने ही क्या रहेगा, यहाँ पे उजाला रहेगा और ये रूम में उजाला रहेगा। समझा कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अभी? बट साउंड के केस में क्या होता है, साउंड ऐसे आएगा और ट्रेवल होके हमको बेंड होता है, ये बेंड भी होता है और बेंड होके हमें यहां पे सारी चीजें सुनाई देती है। तो जो बेंडिंग ऑफ वेव है, बेंडिंग ऑफ वेव बाय सम ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल मतलब अभी ये ऑब्स्टेकल हो गया ना, जिसे हम मैं स्लिट्स के जैसे ट्रीट करूंगा, स्लिट्स ट्रीट करूंगा मैं, अब इसे अपर्चर है यानी कि स्लिट्स जैसा इसे मैं ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो ये बेंडिंग होती है ड्यू टू सम अपर्चर्स। मान लो अभी अपर्चर है तो उसके एज देखो अभी कैसा ये है, देखो मैं थोड़ा इसको जूम करके बनाता हूं। मान लो ये जो दीवार है ना, ये अपनी ऐसी है, ये कुछ ऐसी है, और जब लाइट यहां से आएगी तो जो साउंड वेव आएगी ऐसे आएगी और ऐसा क्या होगी, ऐसे बेंड होगी। समझा कि नहीं? यानी कि जो एज है इसका, ये एज है, इस एज में कैसे बेंड होगी, इस तरीके से लाइट आई थी, ये अपना पूरा घर है, जो भी अपना घर की वॉल है, और यहां से लाइट आई और इस तरीके से आके और ऐसे कुछ यहां पे बेंड होती है, ऐसे बेंड होगी। मतलब ड्यू टू दिस अपर्चर, जो वहां पे वो ऑब्स्टेकल है, उस ऑब्स्टेकल की वजह से लाइट क्या हुई है, बेंड हुई है। तो ये जो फेनोमेनन है लाइट के बेंडिंग का, यही लाइट के बेंडिंग के फेनोमेनन को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। जो लाइट के बेंडिंग का फेनोमेनन ये डिफ्रैक्शन कहते हैं। बट जो साउंड वेव है और लाइट वेव है, इनकी प्रॉपर्टियां दोनों सेम होती हैं। सो यहां पे डिफ्रैक्शन भी एग्जैक्टली सिमिलर फेनोमेनन है, मतलब डिफ्रैक्शन यहां पे लाइट में भी होता है। बट यहां पे हमें किस लिए डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं? बेंडिंग के लिए नहीं। हम यहां पे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर लाइट सीधी आई और बेंडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि अगल बगल डार्क रहेगा, तो ये हमारे लिए हो गया डार्क वाला पॉइंट, यानी कि मिनिमम पॉइंट। समझा कि नहीं? जैसा यंग स्लिट में हमने देख रहे थे, तो ये डार्क पॉइंट हो गया और ये जो यहाँ पे है अपना रेड वाला, ये मैं इसे ब्राइट पॉइंट मान लिया। समझा कि नहीं? जैसे यानी कि मैक्सिमम वाला। समझा ये कॉन्सेप्ट जो है अपने पास डिफ्रैक्शन का? तो अब आपको समझ के रखना है कि जो डिफ्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं पूरी डेफिनेशन इसकी रीड कर देता हूँ ऑटोमेटिकली आपको, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स व्हेन लाइट वेव passes by corner, वही ऑब्स्टेकल की बात कर रहा था, जो कॉर्नर, और थ्रू ऑन ओपनिंग और स्लिट that is physically the approximate size of or even smaller than that light's wavelength। जो भी लाइट की वेवलेंथ रहेगी, ये आपका सपोज ये स्लिट्स है, जो भी लाइट की वेवलेंथ रहेगी उस वेवलेंथ से, मानो देखो ये घर था, इस घर का ये सोर्स था, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहां से जब लाइट निकलेगी तो लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में निकल रही है, ऐसे वेव के फॉर्म में ऐसे लाइट निकल रही है, ठीक है, ऐसा लाइट वेव के फॉर्म में निकल रही है। तो जब लाइट यहाँ पे इस पोजीशन में आएगी, ये तो अपना क्या था, ओपन था ना, यहाँ पे ये ओपन था, जब यहाँ पे लाइट आएगी तो क्या आपको लगता है ये लाइट ज्यादा निकल पाएगी बाहर? क्योंकि इस लाइट का वेवलेंथ देखो कितना ज्यादा है, ये लाइट का वेवलेंथ होता है, ये लाइट का वेवलेंथ है, जो मैं यहाँ पे ब्लू में बनाया हूं ना, ये अपना लाइट का वेवलेंथ है, लैम्बडा जिसे मैं कहता हूं, ठीक है। तो ये लैम्बडा है, लैम्बडा लाइट का वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये लाइट का वेवलेंथ जो अपना रिसोर्स है, यहाँ से जो ये अपना स्लिट है, ये बहुत छोटा है बट वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो यहां से लाइट क्या होगी, ज्यादा इंटेंसिटी से बीम के फॉर्म में बाहर निकलेगी। बीम, BEAM, ठीक है, AM, बीम, इस फॉर्म में बाहर लाइट, यानी कि एक रे के फॉर्म में लाइट बाहर निकलेगी। और ये जो मान लो दूसरी वॉल है, तो यहां मुझे क्या दिखेगा, एक ब्राइट फ्रिंज दिखेगा। मतलब यहां पे ब्राइट फ्रिंज दिखा तो मुझे यहां पे डार्क फ्रिंज, साइड में डार्क फ्रिंज, यानी कि जिस पॉइंट में मुझे ब्राइट फ्रिंज मिला है उस पॉइंट में मैं उसे क्या कहूंगा, सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्या कहूंगा मैं, सेंटर ऑफ मैक्सिमा भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव वेव होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि कंस्ट्रक्टिव वेव बनी है और ये डार्क पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ अंधेरा रहेगा ना, यहाँ पे अंधेरा रहेगा, यहाँ पे अंधेरा रहेगा, ठीक है। तो ये जो डार्क पॉइंट है ये मैं से डार्क फ्रिंज या फिर मिनिमा भी कह सकता हूं और ये अपना ब्राइट फ्रिंज कहलाएगा। और यही जो लाइट है, यही लाइट की प्रॉपर्टी को, लाइट की प्रॉपर्टी को, साउंड के नहीं, लाइट की प्रॉपर्टी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना। नॉर्मली डिफ्रैक्शन ऑब्स्टेकल या शैडो की वजह से फॉर्म होता है, इन्हीं की हेल्प से। दूसरी बात, ये जो फेनोमेनन है ये एप्लीकेबल है फॉर द साउंड आल्सो, मैंने बता दिया साउंड वाला भी आपको। और क्योंकि ये डिफ्रैक्शन भी एक वेव का फेनोमेनन है और साउंड भी वेव के फॉर्म में होती है, ट्रांसवर्स वेव है, ये सारी वेव आपको पता है ना। तो जो साउंड होती है ये भी वेव्स के फॉर्म में होती है, इसीलिए डिफ्रैक्शन जो है वो लाइट वेव का भी फेनोमेनन है, ठीक है। तो इस बात को आपको फोकस रखना है और यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था गाइस। जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, डिफ्रैक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन देख लो, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दो चीजें हैं, एक है फ्राउनहोफर और एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। आप जो भी प्रोनाउंसिएट करो, दोनों साइंटिस्ट का नाम है, फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल। चलो, तो अब यहाँ पे समझना क्या है, दोनों का बहुत ही आसान चिंदी सा है और 3 मार्क्स को एग्जाम में पूछता है। इतना आसान सा आपको कभी बचपन में किसी ने बताया भी नहीं होगा। देखो क्या बताया इसमें, जो प्राइमरी सोर्स होते हैं ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट जिससे लाइट निकलती है, और जो स्लिट्स होती है, देखो जैसे कि ये मान लो ये सोर्स हो गया, मैं आपको डायग्राम बनाते जाता हूं, और ये क्या है आपका स्लिट्स है, ये आपकी एक स्लिट्स है, ये एक आपकी स्लिट्स है, यहाँ से लाइट ऐसे ऐसे निकलेगी, ठीक है, ऐसे लाइट यहाँ से निकलती है, कुछ स्लिट से जाएगी, कुछ बाहर ऐसे शैडो बनाएगी, ठीक है, जो स्लिट्स है, ठीक है। और फिर यहाँ से इस स्लिट से कैसे ऐसे वेव के फॉर्म में लाइट बाहर निकलती है, ठीक है, ऐसा कुछ वेव के फॉर्म में बाहर जो है वो लाइट निकलती है। और फिर इन वेव का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे इस पॉइंट में ऐसे लाइट वेव मीट होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ से निकला, तो यानी प्राइमरी सोर्स जो यहाँ पे है एंड स्लिट्स जो होती है, जो यहाँ पे स्लिट्स है, ठीक है, स्लिट्स है, एंड जो भी डिफ्रैक्शन जिसकी वजह से, स्लिट्स की वजह से तो डिफ्रैक्शन होता है, नहीं तो हमको पता है, एंड स्क्रीन फॉर व्यूइंग द डिफ्रैक्शन, ये स्क्रीन है आपकी, ये स्क्रीन है। और यहाँ पे जो भी इस तरीके से आपका ये डिफ्रैक्शन मिलेगा, ये जो भी आपका यहाँ पे ऐसे डिफ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, वो स्क्रीन, ये जो ऐसा आपका डिफ्रैक्शन मिलेगा इसका जो स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा ऐसे पॉइंट मिलते हैं, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज ऐसा मिलता है। तो इनका जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे से, इसका डिस्टेंस बहुत लार्ज रहेगा। कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा। इन सबका एक दूसरे से डिस्टेंस लार्ज रहेगा इन द केस ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में। बट इन द केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में यही डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब जो डिस्टेंस रहेगा बहुत ही ज्यादा स्मॉलर रहेगा। तो बस इतना सा आसान सा है, यानी कि सोर्स का, ये जो सोर्स है, जो स्लिट्स है और जो स्क्रीन है, इसका जिस भी सेटअप में, जिस भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ये सेटअप है, दोनों नाम सेटअप के नाम है, कैसे आप सेटअप करते हो डिफ्रैक्शन पाने के लिए। तो जिस सेटअप में ये डिफ्रैक्शन का लाइट जो भी रहेगा, ये क्या रहेगा, लार्ज रहेगा सेटअप, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो उसे हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, जिसमें कम रहेगा उसे जिसमें ज्यादा रहेगा उसे फ्राउनहोफर, और जिसमें कम रहेगा उसे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। बस इतनी सी बात थी। ओके, तो ये बात को आपको समझ के रखनी है गाइस। नाउ आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, आगे हमको अभी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में, वो भी सिंगल स्लिट्स की। देखो ये मान लो आपका लाइट ऑफ सोर्स है और यहाँ से आपकी जो लाइट है वो सिंगल स्लिट्स की होनी चाहिए, सिंगल स्लिट्स वाली, ठीक है। तो हम उसकी बात करेंगे, बट सिंगल स्लिट्स में है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कुछ लेंसेज को भी बीच में, हम यहाँ पे लेंस यूज करेंगे, डोंट वरी। बट अभी हमको देखना है, मतलब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को सिंगल स्लिट्स के साथ देखना है, ठीक है। तो आप ये एक बार डायग्राम देख लो, मैं इसमें आपको बता देता हूं क्या क्या है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख कर है, तो आपको ये क्यों रीड करना, फोकट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये है आपका सोर्स, ये जो है आपका सोर्स जहां से लाइट आती है, ध्यान से सुन लो अच्छे से। ये आपका MN नाम का जो भी, हम यहाँ पे दो मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं। तो पहला तो एक ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस भाई करता क्या है, पहले ये सुन लो, जिसको नहीं पता होगा वो सुन लो। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने का काम करता है, कन्वर्ज करने का काम कॉन्वेक्स लेंस का है। कन्वर्जन क्या होता है, तो यहां पे बता देता हूं। मान लो ये आपके पास एक कोई भी लाइट है और ये आपका जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से बहुत सारी लाइट आ रही है, यहां से ऐसे बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस उन्हें क्या कर देगा, ये मान लो आपका फोकस पॉइंट है, तो यहां पे सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट में, ये कन्वर्ज करना हो गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम यही होता है, कन्वर्जन का। यानी कि ये जो यहां से सारी लाइट्स आ रही हैं, इन सारी लाइट्स को, मतलब अभी देखो यहाँ पे जैसा भी जिस तरीके से लाइट आएगी, अगर मैं पहले से ही टेढ़ी लाइट डाल रहा हूं, मैं सीधा डाल रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या था, मैं सीधा लाइट डाल रहा था, इस बार क्या हो रहा है, इसका उल्टा, मतलब ऐसी लाइट आ रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ना, ऐसी आ रही तो ऐसी जाएगी, जैसी गई थी तो वैसा बना था ना, आएगी तो ऐसी बनेगी। समझा क्या बोल रहा हूं मैं, यस माय डियर। तो चलो, तो यहाँ पे लाइट ऐसे जा रही तो एकदम स्ट्रेट जाएगी आगे चल के, समझा कि नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइट रहेगी आगे, स्ट्रेट रहेगी।
यहाँ से लाइट गई, देन यहाँ पे मैं हल्का सा स्लिट्स बना लूंगा, बहुत सारे स्लिट्स हैं जहां से अपना वेव ऐसे ऐसे फॉर्म होता है। ये वेव्स है रियल में, और ये इसका जो लाइट रे के फॉर्म में बना के रखा है ये वेव लेंथ है जस्ट। ओके चलो, तो इन वेव्स में से अब ये जो वेव्स हैं, इन वेव से जो भी लाइट निकली वो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, एक और जो कि प्रॉपर तरीके से, ये मेरा जो स्क्रीन है इसमें से जो पी डैश है, पी नॉट भी आप कह सकते हो, जो पी नॉट है ये एकदम जो भी स्लिट्स में से लाइट गई है वो लाइट का सीधा यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, और एक पॉइंट में जो भी कन्वर्जन हुआ है वो एक पॉइंट में, जो भी यहां से कन्वर्जन हुआ है वो एक पॉइंट में आया है। बट हम एक रैंडम पॉइंट भी मान लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट जो कि अपना दूसरे वेवलेंथ के लिए है, मतलब जो भी स्लिट्स की वजह से जो भी वेवलेंथ बनेगा दूसरा डिफ्रैक्ट होके, तो यहां पे देखो इस तरीके से हमने दूसरे पॉइंट के लिए एक पी पॉइंट ऐसे ही मान लिया, जिसमें हमेशा सबसे पहले डार्क फ्रिंजेस बना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रहेगी डिफ्रैक्ट होके आती है। मैंने बताया था ना कि जब लाइट डिफ्रैक्ट होती है, देखो जब यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट होगी तो ये लाइट यहाँ पे क्या रहेगा, अंधेरा, बस सामने ही क्या रहेगा, उजाला। तो ये पहला जो पॉइंट बनेगा ये क्या रहेगा, अपना डार्क रहेगा, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये अपना ऑलरेडी ब्राइट हो चुका है, क्योंकि ये सीधी लाइट है ना। आपको इमेजिन करना यार, ये जो सीधा है ये सीधा बन रहा है, ये सीधा बन रहा है, जो भी लाइट है ये सीधा बन रहा है, डिफ्रैक्ट होके सीधा बन रहा है, और ये तो हमने रैंडम पॉइंट लिया स्क्रीन में। स्क्रीन में देखो, मतलब मैं क्या कह रहा हूं समझ रहा है, ये मेरा स्क्रीन है, और जो अपनी लाइट रियल में जाके पड़ रही है वो पी नॉट में पड़ रही है, यहाँ से लाइट आई डिफ्रैक्ट होकर पी नॉट में पड़ रही है। तो पी नॉट में जब अपनी लाइट पड़ रही है, मतलब यहाँ सीधे लाइट आके यहाँ पे पड़ रही थी ना, मान लो ये स्क्रीन था, वॉल जो है अपनी स्क्रीन है, यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे ब्राइट बनेगा ना, मतलब यहाँ पे क्या है, ये डार्क है, ये भी डार्क है, ऐसे फिर ऐसे डार्क है, और भी अगर अच्छे से आप लाइट को गिराओगे तो फिर ये हो सकता है कि ये भला ब्राइट बन जाए, समझा, ऐसा हो सकता है। बट पहले तो भाई ब्राइट ही रहेगा, मतलब ये ब्राइट फ्रिंज बनेगा, समझा, जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा भी कहेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा के बगल बगल में हमेशा डार्क ही होते हैं, देखो यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी डार्क है, समझा। तो ये जो पहला पॉइंट पी नॉट है ये क्या है, अपना ब्राइट है, तो बाकी के जो पॉइंट रहेंगे स्क्रीन में वो क्या रहेंगे, डार्क रहेंगे, समझा कि नहीं अच्छे से। तो यही पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको। तो मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाया यार पी पॉइंट पे, जहां पे जो भी अपना फ्रिंजेस रहेगा उसका वो डार्क पॉइंट कहलाएगा। ओके उसी स्क्रीन का यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू और अच्छे से यहाँ पे बताया है कि मान लो जो भी आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी ये लाइट आ रही है, ये जो लाइट्स आ रही है, इन लाइट्स को इसने यहाँ पे ऐसे अच्छे तरीके से बता दिया है कि जो भी आपके पास स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स हमने माना है, देखो ये एक पहला स्लिट्स एच है और यहाँ पे दूसरा स्लिट्स जी है, और जो ए है और बी है ये अपने, देखो ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे हमने दो स्लिट्स लेके रखी है, समझ गया रहेगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो देखो, तो जो भी पूरा स्लिट, दो स्लिट्स के कॉर्नर्स के बीच में, क्योंकि डिफ्रैक्शन कॉर्नर के ऊपर डिपेंड होता है, ऑब्स्टिकल के कॉर्नर के ऊपर, तो डिफ्रैक्शन का कॉर्नर का टोटल डिस्टेंस हमने ए मान लिया है। अगर मैं हाफ हाफ की बात करूं तो a/2 हो जाएगा, और ये h और g के बीच का डिस्टेंस रहेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ए, अब देखो कभी भी जो वेव ट्रेवल कर रही है तो वही उसका वेवलेंथ होता है। मान लो ये अगर वेव है ऐसे ऐसे ट्रेवल चल रही है, तो ये यहां से यहां तक इसका वेवलेंथ होगा। तो मान लो अभी हम स्ट्रेट में यहाँ पे वेवलेंथ दिखा रहे हैं, तो यहां से वेव चल रही है ऐसे, तो ये पूरा इसका वेवलेंथ है। तो मैंने एक कोई रैंडम पॉइंट सी ले लिया, वेवलेंथ के ऊपर रैंडम पॉइंट सी ले लिया, और वहां से मैंने ए पॉइंट से कंस्ट्रक्शन किया ऑन द पॉइंट सी, और जो एंगल क्रिएट हुआ थीटा, मैंने पॉइंट ए पे एक एंगल बनाया, और ये मेरा 90 रहेगा उस वेव को। यानी कि यहाँ पे अगर मैं 90 यानी हाइपोटेन्यूज साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एंगल के अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बीसी अपॉन ए बी बनेगा। क्या बनेगा, बीसी अपॉन ए बी। तो वही चीज गाइज मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन ए, ठीक है, बीसी अपॉन ए बी बन रहा है फिलहाल, मतलब ए और बी। तो ए बी का पॉइंट क्या है, टोटल डिस्टेंस ए है ना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बीसी अपॉन ए लिख लिया। चलो अभी जो बी एंड सी था किधर गया भाई, जो बी एंड सी है, बी एंड सी क्या है, वेवलेंथ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बीसी क्या है, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है सारे पॉइंट को, ठीक है। अब देखो, अब इस साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए से मैंने ये निकाल सकता हूं क्या, बीसी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मैंने निकाल लिया, परफेक्ट। चलो अब यहां पे आते हैं, यहां पे थोड़ा समझो, इस कंडीशन को समझ लो सब समझ जाएगा, इस कंडीशन को समझ लो सब समझ जाएगा। आपकी बुक में बहुत जंबल कर दिया है, इस तरीके से सिर्फ इतना ही लिख के आओगे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये ए सी इज इक्वल टू 1/2 BC, ये कैसे है ये थोड़ा समझ लो अच्छे से, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू हाफ है BC के, जो ए सी है वो क्या है, हाफ है BC की, ये आपको पॉइंट समझना है, ठीक है, ध्यान देना। तो जो ए है और ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट और सी पॉइंट, ध्यान देना अच्छे से। तो जो ए सी है और ये सी है, ये BC पॉइंट के हाफ है, देखो यही लिखा है ना यहाँ पे, ए सी है जो ये BC का हाफ है,
समझ क्या मतलब, बीसी का आधा कर दो तो वही आपका एसी कहलाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है। मतलब ए देखो, बी पॉइंट और सी पॉइंट यार वेव लेंथ है, यानी कि वेव का लेंथ है। ये डायग्राम पे फोकस मत करो आप लोग, ये डायग्राम इतना छोटा यहाँ पे दिख रहा है उस पर फोकस मत करो आप लोग। यहाँ पे क्या है, बी और सी वेव लेंथ है, वेव लेंथ बड़ा होगा, जबकि ये हमने अपर्चर का साइज यहाँ पे लिया है। ओके, तो अपर्चर जो है यहाँ पे लिया हमने, ये हाफ ही आएगा, और ये जो बी और सी का पॉइंट रहेगा ये अपना डबल रहेगा, यानी कि बीसी जो है वो एसी का डबल कहलाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि बीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसी, और इसी पॉइंट को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया है, एसी इज इक्वल टू 1/2 बीसी। दैट्स इट, एक ही बात हुई ना। इसमें क्या डिफरेंस पड़ता है, नीट के बच्चों के लिए 10th में आपने ये मैथमेटिक्स पढ़ाई होगा, इतना इधर उधर करने का। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। नाउ एंड व्हाट इज बीसी, बीसी क्या है, अपना वेवलेंथ है। बार बार कह रहा हूं ना, वेवलेंथ बड़ा रहेगा, वेव का ही लेंथ है वो, तो ये बड़ा रहेगा यानी लैम्बडा। तो मैं बीसी की जगह में लैम्बडा ले सकता हूं, यानी कि एसी की वैल्यू क्या आएगी, λ/2। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, λ/2 आ गया। नाउ अब आपको समझना है पाथ डिफरेंस क्या होता है। देखो, तो यहां से लेकर के और पी नॉट पॉइंट तक, और यहां से ही लेकर के पी पॉइंट तक, जो भी आपका टोटल डिफरेंस है, पाथ चलने का जो भी टोटल डिफरेंस है, वही आपका कहलाएगा पाथ डिफरेंस। और इसी पाथ डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है अपना ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। कभी भी याद रखना, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस पाथ और फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो डार्क फ्रिंज है वो पाथ डिफरेंस के ऊपर, और जो अपना ब्राइट फ्रिंज है वो फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फेज मीन्स हम एंगल के ऊपर फोकस करते हैं, कितने एंगल से पॉइंट आ रहा है, गिर रहा है अपने स्क्रीन में, ठीक है, लाइट आ रही है। और कितने यहाँ पे फेज डिफरेंस की हम बात करते हैं, जब लैम्बडा यानी जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ को हम डिफर करवाते हैं, तो वो अपना फेज डिफरेंस कहलाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है कि मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो, वो डिपेंड होती है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के ऊपर। ये लाइन आपको लिखनी है। एंड जो पाथ डिफरेंस है वही बीसी है, यानी पाथ डिफरेंस कितना, पाथ कितना है आपका टोटल पी तक पहुंचने के लिए, कितना पाथ है, तो वो बीसी है। जितना वेवलेंथ होगा, हमने कोई रैंडम पॉइंट उठाया, मैं मानता हूं। अभी देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट सी तक मैंने उठाया, मैंने लैम्बडा है, फिर पॉइंट बी से लेके मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट डी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से लेके 2 लैम्बडा हो जाएगा, यहाँ से जाऊंगा तो ये 3 लैम्बडा हो जाएगा, यहाँ तक जाऊंगा 4 लैम्बडा हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, ओके। अभी चलो आपको समझा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू ए साइन थीटा, कैसे, BC इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमको पता है, तो यहाँ पे आ गया BC इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ बट BC यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, एक चीज और है वैल्यू, यहाँ पे क्या देके रखा है, λ/2, ऐसा आपको देके रखा है ना। तो अब देखो आप क्या पुट करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस कंडीशन को समझनी है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम लाइन टू लाइन क्लियर कट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको आना भी चाहिए। ओके, चलो तो अब यहां ध्यान देना, BC इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, और BC क्या होता है, ए साइन थीटा होता है, ठीक है, और ये इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, क्या, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। अब बोलोगे n आपने लिखा है, तो मैंने n क्यों दिखाया है, मैंने n इसलिए दिखाया कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। मैंने तो एक लैम्बडा, एक वेवलेंथ के लिए बात की थी, यहाँ पे तो कितने भी वेवलेंथ हो सकते हैं, और पॉइंट पी पे पता नहीं पहुंचते पहुंचते कितना वेवलेंथ रहेगा, nth नंबर वाला वेवलेंथ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, यस। तो nth नंबर इसलिए मैंने यहाँ पे n ले लिया। अब यहाँ पे एक चीज फोकस करो यार, कि देखो हम कभी भी जब कोई भी चीज निकालते हैं, तो हमारे इस साइड वाली जो चीज होती है वो कैसी होती है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस में ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे निगेटिव वैल्यू होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि अपनी नीचे वैल्यू नहीं मिलेगी, नीचे भी मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे ना, तो निगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। अभी ऊपर की तरफ फ्रिंज बना है, नीचे भी तो फ्रिंज बन सकता है, समझा। तो यहां पे इसीलिए हमने पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ले लिया है, दोनों प्लस माइनस। और n मींस कितना नंबर है क्या पता, अगर मान लो पहला ही नंबर आता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओनली लैम्बडा आ जाएगा, अगर +1 है तो, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लैम्बडा आ जाएगा, समझा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे लिखना है। जो nth मैंने लिख के रखा है, nth मिनिमम के लिए मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, क्योंकि हमने देखा ही था ना कि पी नॉट अपना क्या होता है, पी नॉट ब्राइट वाला होता है और पी क्या है, डार्क वाला है, क्योंकि पी पे ही सारी लाइट डिफ्रैक्शन की आ रही थी ना, स्ट्रेट वाली, और बाकी सारे पॉइंट तो डार्क रहेंगे ना। तो ये बात आपको समझ के रखनी है।
ओके तो इस पॉइंट में सारी चीजें डार्क आ गई है, यानी पी नॉट पे ब्राइट है और बाकी जगह पे डार्क है। ठीक है, तो वही यहाँ पे nth मिनिमम पॉइंट हमने निकाल लिया। अगर गाइज मुझे मैक्सिमम पॉइंट यानी कि ब्राइट पॉइंट के लिए चाहिए तो जस्ट यहाँ पे a sin थीटा इज इक्वल टू, हमने पहले भी देखा था कि स्टार्टिंग में जब इंटरफेरेंस की बात की थी तो वहां पे हमने हाफ की बात की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हाफ हो जाएगा, यानी कि हम लोग जो ऐड करेंगे n में उसमें हम हाफ ऐड कर देंगे, हाफ लैम्बडा, तो n प्लस 1/2 आ जाएगा। तो बस एक ही बात हमेशा जिंदगी में अब याद रखना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन भी आएगा तो डार्क फ्रिंज के लिए हमेशा एन लैम्बडा, एन कितवा पॉइंट है वो बात की बात है, और ब्राइट फ्रिंज के लिए एन प्लस 1/2 लैम्बडा, लैम्बडा ही लगाना, बस एन प्लस 1/2 लगा दो, एन में हाफ जोड़ दो, बस यही होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ये हमने इसके पहले की वीडियो में प्रूफ भी किया था, फॉर्मूला भी मैंने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और कभी भी जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा ना, मान लो ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन में अपना डिफ्रैक्शन रूम में से आके एक ही पॉइंट पे पड़ रहा था, तो मान लो अगर ये ब्राइट फ्रिंजेस है तो ये क्या रहेगा, ये डार्क रहेगा और ये भी आपका डार्क रहेगा, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज रहेगा ना वो दो डार्क यानी दो मिनिमम के बीच में, ये क्या रहेंगे, मिनिमम है, ये भी क्या है, ये मिनिमम है, इसे हम मिनिमम कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा यहाँ पे, और ये क्या है, ये मैक्सिमम है, यानी जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस बनेगा वो दो मिनिमम के बीच में बनेगा। तो अगर मैं गाइज इसकी वेव भी बनाऊं, अगर मैं इसकी वेव के फॉर्म में बनाऊं तो देखो ये कैसे बनेगा, समझना अच्छे से। देखो ये कुछ इस तरह बनेगा, मतलब आप इस तरीके को समझ सकते हो, ये कुछ इस तरीके से, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी, समझ रहे हो, ये यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी, बट यहाँ पे ये क्या रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और यहाँ पे क्या है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है, समझ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, ये मिनिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कम है तो ग्राफ भी छोटा बनेगा ना, समझा। और जो ये ब्राइट फ्रिंज है ये दो डार्क के बीच में रहेगा, इस बात को आपको फोकस करना है, दो डार्क के बीच में। ओके चलो, तो ये आपको समझ चुका रहेगा, यही बात हमको यहाँ पे फाइंड करनी थी। देखो गाइस, देखते हैं अभी फ्रिंज विड्थ क्या होता है एग्जैक्टली। तो पहले तो आप फॉर्मूला सीधा सा याद कर लो कि जो फ्रिंज विड्थ है वो पूरे के पूरे, देखो अभी देखो ऐसा अपना डार्क पॉइंट बना था, देखो ऐसा पॉइंट, ये स्क्रीन है, यहाँ पे अपना पॉइंट है जो ब्राइट वाला है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसे कुछ अपना ये इस तरीके से यहाँ पे ये बना, ठीक है, कोई भी ऐसे यहाँ पे ऐसा मैंने बना दिया डायग्राम, ठीक है, ये है अपना ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी। तो जो इसके पॉइंट ध्यान देना अच्छे से, और इसके बीच में जो भी आपका विड्थ रहेगा, वो फ्रिंज के बीच का जो विड्थ रहेगा, आप अगर पूरा भी बनाओ तो ऐसे बनाओगे, ठीक है, पूरा अगर बनाओ तो ऐसे बनाओगे, जो भी इसके बीच का यहाँ पे विड्थ रहेगा, जो पूरा विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो आपकी होती है यहाँ पे जो भी फ्रिंजेस की विड्थ होती है, ठीक है, विड्थ जिसे आप कहते हो, तो मैं इसे W मानता हूँ, ठीक है। तो ये विड्थ कैसी है, दो डार्क पॉइंट के बीच में, मतलब मान लो अगर ये एक डार्क पॉइंट है, ये एक डार्क पॉइंट है, ये एक डार्क पॉइंट है, और ये ब्राइट पॉइंट था, यानी कि जो भी अपनी यहाँ पे विड्थ बनेगी वो विड्थ मेरी एक डार्क और दूसरे डार्क के बीच में होगी, और उन दोनों डार्क के बीच में एक ब्राइट पॉइंट है, समझा कि नहीं, तभी ना ये और ये डार्क हुआ, क्योंकि बीच में ब्राइट है तभी तो हम उसको डार्क रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नहीं तो अगर ये बीच में ब्राइट नहीं होता तो फिर हर जगह हर पॉइंट ब्राइट डार्क ही होता, बीच में ब्राइट है तभी तो ये हमें पता चला कि ये डार्क है और डार्क है, समझा। तो दो डार्क के बीच में जो अपना विड्थ होता है वो क्या होता है, W, और W हमेशा लैम्बडा D/A से मिलता है, वेयर व्हाट इज A इज दी स्लिट्स का जो अपना डिस्टेंस होता है, D क्या होता है, स्लिट से लेके ये स्क्रीन तक का डिस्टेंस हमने देखा था, और लैम्बडा किसी भी वेव की वेवलेंथ, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो ये हो गई अपनी विड्थ, बट यहाँ पे अभी फोकस करो, देखो जब ये एक विड्थ है तो अपनी जो डार्क पॉइंट है, डार्क पॉइंट, और ये जो डार्क पॉइंट, ये यहां से पॉइंट की बात करूं मैं, स्क्रीन की पॉइंट, अभी तो मैं फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा था कि कितना इंटेंसिटी वाली विड्थ बनती है, समझा कि नहीं, बट मैं इन पॉइंट की अगर बात करूं तो ये डबल होंगे, क्योंकि देखो इधर से लेके इधर तक का लैम्बडा D/A, इधर से लेके इधर तक का लैम्बडा D/A, तो टोटल इधर से लेके इधर तक का कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा D/A, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मेरी फ्रिंज विड्थ आएगी व्हाइट पॉइंट की मैक्सिमम इंटेंसिटी की आएगी, जो भी सेंटर मैक्सिमम की आएगी, जो सेंटर मैक्सिमा की, वो 2 लैम्बडा D/A रहेगा। तो फॉर्मूला याद रखोगा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो अब इसी चीज को ना हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, कंपैरिजन जो भी है, कि भाई कंपैरिजन क्या मिल रहा है, कि यंग्स डबल स्लिट्स में से और जो अपना इंटरफेरेंस का, और जो सिंगल स्लिट्स में से डिफ्रैक्शन का क्या डिफरेंस है। बस यहाँ पे स्लिट्स का ही सबसे बड़ा डिफरेंस है, हम जितना छोटा स्लिट्स लेंगे ना उतना अच्छी वैल्यू अपने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा था जितना स्लिट अपना रहेगा वो स्लिट्स जितना नैरो रहेगा, जितने फ्यू से फ्यू कम सेंटीमीटर का रहेगा डिस्टेंस वाला,
जितना नैरो रहेगा उतना सेम एम्पलीट्यूड सेम वेवलेंथ निकलेगा, और जितना अच्छा एम्पलीट्यूड जितना अच्छा वेवलेंथ उतना ही अपनी जो लाइट रहेगी उतनी बेस्ट बनेगी। तो ये बात आपको समझनी है, सारी चीजें स्लिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको भी एक टेबल दिखाऊंगा जो कि आपके बुक में ऑलरेडी है। तो समझ लेते हैं पहले कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है ना, उसमें हम क्या बोलते हैं, हमेशा n जीरो लेते हैं, n हमेशा जीरो, एंड नॉट द फर्स्ट, कभी वन मत लेना। ठीक है, चलो डी जो होगा अपना स्लिट का सेपरेशन है। अब आपको तो ये पहले बहुत बार मैंने दिखाया है ना यार, ये तो आपको डायग्राम में से हमेशा सोच के रखना है। डी जो है ये स्लिट से मान लो, ठीक है, ये स्लिट से, तो अभी समझना अच्छे से, ये एक स्लिट से, ये एक स्लिट से, इसके बीच का डिस्टेंस डी रहेगा। ओके, चलो ए क्या है, स्लिट्स का विड्थ है। ठीक है, तो मतलब जो पूरा यहां से लेकर के स्लिट्स था, और ये जो यहां से पूरा स्लिट्स, ये लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये पूरा यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। डी क्या है, ये मान लो अगर स्क्रीन है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू क्या रहेगा, डब्ल्यू क्या रहेगा, सेपरेशन रहेगा कंसेक्यूटिव ब्राइट और जो भी फ्रिंजेस रहेंगे। मतलब देखो ये एक अपना डार्क है तो ये अपना ब्राइट है, ये अपना सेंटर वाला ब्राइट है मान लो, अगर ये ब्राइट है हम समझे तो ये डार्क मान लो और ये ब्राइट है, फिर ऐसे ये डार्क है, ऐसे डार्क ब्राइट ऐसे मिलती है हमेशा फ्रिंजेस, एक डार्क रहेगी एक ब्राइट रहेगी, एक डार्क रहेगी ब्राइट रहेगी। उसके बीच का जो सेपरेशन है, मतलब ये स्क्रीन है, जो मान लो ये स्क्रीन है, ये डार्क है ये ब्राइट है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो अपना विड्थ होता है, जिसको हम लैम्डा डी अपॉन ए मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, विड्थ, तो ये कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क के बीच का फ्रिंजेस है। चलो तो अब हम यही चीज को यहाँ पे देख लेते जल्दी जल्दी। देखो पहले बात हम यंग्स के लिए देखेंगे, मतलब जो अपना यंग्स एक्सपेरिमेंट है यंग्स वाला, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए देखा है। दोनों के लिए ब्रिथ जो रहेगा, विड्थ रहेगा जो भी, वो सेम रहेगा, लैम्डा डी अपॉन डी एक में, और ए के लिए ए रहेगा। समझ रहे ना, ए मतलब क्या है पता है ना, फ्रिंज का विड्थ, जो भी अपना स्लिट्स का विड्थ है, और यहाँ पे डी माना है, मैंने दिखाया ना यहाँ पे यार, एक में मैंने डी माना, यंग्स डबल स्लिट में हम डी लिए थे, और डिफ्रैक्शन में हमको कॉर्नर देखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो कॉर्नर पे मार्क किया है, तो वो मैंने ए मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फॉर nth ब्राइट के लिए देख रहा हूं, बाद में देखूंगा डार्क के लिए। तो ब्राइट के लिए आप गाइस सारा का सारा फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, बस कुछ बताने जैसा है नहीं, मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है। देखो अब कभी भी यंग्स डबल स्लिट में हम n लेते हैं ब्राइट के लिए, हर जगह देख लो n लिया है ओनली, बट इन द डिफ्रैक्शन हम n+1/2 लेते हैं। क्या लेते हैं, n+1/2, मैंने बताया था ना n+1/2 फॉर द ब्राइट। ओके चलो अब यहाँ पे आते हैं, फॉर द यंग्स डबल स्लिट्स में हम डार्क के लिए क्या लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, पुराने सिलेबस में ऐसा कोई टेबल बनाया नहीं था और बहुत टेंशन होता था कि ब्राइट के लिए क्या ले, डार्क के लिए क्या लें। बाकी देखो 2 पाई लैम्डा डी वो तो सब हर जगह सेम रहता है, इधर भी देखो 2 पाई लैम्डा डी लैम्डा एन डब्ल्यू ये सब सेम रहता है। ये n+2 लेना है, n-2 क्या लेना है, उससे बहुत दिमाग खराब करता है। अब आपको सिर्फ ये टेबल याद कर लेना, सब समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखो यंग्स डबल स्लिट में डार्क पॉइंट के लिए हमेशा पहले n-1/2 लो, 2 पाई n-1/2 n-1/2 हर जगह लो, और ब्राइट में मतलब अगर वही डार्क के लिए अगर आप डिफ्रैक्शन से डार्क निकाल रहे हो, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों लाइट वेव के ही फिनोमिनन है। अगर आप यंग्स डबल स्लिट्स में से अगर इंटरफेरेंस करके आप डार्क लेते हो तो आपको n-1/2 2 पाई फेस डिफरेंस के लिए, एंगुलर पोजीशन के लिए लैम्डा डी, पाथ डिफरेंस के लिए n-1/2 लैम्डा ओनली, डिस्टेंस फ्रॉम जो भी आपको दिया हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे लैम्डा डी अपॉन ए विड्थ के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। अगर यही केस आप सेम डिफ्रैक्शन में कर रहे हो तो आपको ये केस में चूज करना है, ऐसे n2 लैम्डा n मतलब n लेने का है। बट यही अगर मैं ब्राइट की बात करूं तो ब्राइट में आपको यंग साइड में पहले n लेना है और बाकी डिफ्रैक्शन के साइड में आपको n+1/2 लेना है। तो ये आपको थोड़ा याद करना है, सारे फॉर्मूले आपको एकदम टिप ऑफ द टंग में होने चाहिए, तुरंत आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी देखो कभी कभी एग्जाम में आपको सीधा ये आंसर भी दे दिया करता है। देखो अगर मान लो आपको दे दिया, मान लो कोई भी आपको एक नंबर दे देता है कोई भी, ठीक है, तो जैसे कि 3/2 आपको दे दिया और लैम्डा डी ऐसा कोई बोल के रखा है, लैम्डा डी, ठीक है, और वो बात कर रहा है कि डिफ्रैक्शन की, मान लो आपको बात कर रहा है डिफ्रैक्शन की, ऐसा दे दिया, डिफ्रैक्शन में बोल रहा है, तो बोलेगा कि मैंने ये कंडीशन दी है, मुझे बताओ कि ये डार्क है कि ब्राइट है, इसके लिए बताओ ये डार्क है कि ब्राइट है। तो आपको ये अरेंज करने आना चाहिए। पहली बात तो डिफ्रैक्शन बोला है, अब आपको पता चलना है, पता करना है कि भाई डार्क की ब्राइट है, डार्क है या ब्राइट है। तो आपको अब कैसे समझेगा ये, तो 3/2 ये आपको देखना। तो n के जगह में जो n है ये हमेशा नॉर्मली इवन नंबर होता है, या ऑड नंबर भी आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे हमेशा नॉर्मली, मैं हमेशा कहूँगा कि यहाँ पे आपको जस्ट 1 2 3 से स्टार्ट करना है। तो अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो, इनमें आपको ये देखो यहाँ से आप कभी नहीं निकाल पाओगे।
आपको यहां से निकालना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब वो ऐसा मेंशन भी कर देगा, ऐसी बात नहीं है, वो मेंशन करेगा कि मैं चलो एंगुलर पोजीशन के लिए बोल रहा हूं, ऐसा वो मेंशन करेगा, एंगुलर पोजीशन के लिए बोल रहा हूं। तो एंगुलर पोजीशन के लिए एक तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला देखो यहाँ पे है, ये दोनों है। अब ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो एन के जगह में 3/2 तो आएगा नहीं, लैम्डा बाई डी 3/2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि एन सिर्फ एक ही नंबर होता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, ऐसे ऐसे एन तक जाएगा। ऐसे नंबर होते हैं वो अपॉन में नहीं होते। इसका मतलब क्या कंडीशन है, वो हमेशा n+1/2 यानी कि 1+1/2 ऐसा बनेगा, और लैम्डा अपॉन डी, यानी n के जगह में मैंने क्या लिया है, n के जगह में मैंने 1 लिया है। तो ये क्या बनता है, इसको ऐड करो जरा, क्या बनता है 3/2 आता है। 3/2 आएगा, देखो मतलब ये वाला सेटिस्फाई हो गया, मतलब जो अपना ये कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसके लिए। तो ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये ब्राइट पॉइंट है फॉर द डिफ्रैक्शन। समझा कि नहीं? तो ऐसे आपको पता करना पड़ता है, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछता है, डायरेक्टली ये दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा पॉइंट है। तो ये टेबल याद कर लो, सारा सॉल्यूशन एक झटके में मिल जाएगा। कैसे निकालना है मैंने ये भी बता दिया है। चलो एक और करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सारा आपको फॉर्मूला याद करना है, कभी भी याद रखना, एन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, नंबर्स में 1 2 3 4 सीधा इंटीजर रहेगा, मतलब डिवाइड वगैरह में ऐसा कुछ नहीं आने वाला कभी भी। एन सीधा वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 5 की। चलो ओके, समझना। मान लो अगर मैंने कोई भी आपको एक पॉइंट दे दिया, जैसे कि मैंने बोल दिया कि चलो बताओ भाई, कोई भी एक पॉइंट में बोल देता हूं, जैसे कि 1/2 लैम्डा अपॉन डी, ऐसा मैंने बोल दिया, या फिर लैम्डा अपॉन डी मैंने लिखता हूं, मैं लिख देता हूं पाई। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पे 2 पाई ले लिया, या फिर ओनली लैम्डा लिखता हूं। चलो ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूं कि ये मेरा है इंटरफेरेंस के लिए, मैंने ऐसा बता दूंगा, मैं उसमें लिखा रहेगा, आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे लिखा रहेगा इंटरफेरेंस है, बताओ कि ये ब्राइट पॉइंट है कि डार्क पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है, आपको नॉर्मल सा लॉजिक लगाना है कि इंटरफेरेंस के लिए ब्राइट के लिए ये कंडीशंस है, और ब्राइट के लिए जो भी अपना डार्क के लिए ये कंडीशन है, और ऊपर वाली ब्राइट के लिए कंडीशन है। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पे जाता हूं तो हर जगह n n n है, यानी कि ये जो n n n है, n की जगह में सिर्फ नंबर आता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1/2 नहीं आ सकता है। 1/2 कहीं यहीं से मिलेगा, यानी कि ये कैसा है, डार्क फ्रिंज है। समझ है कि नहीं अच्छे से? ये बात आपको समझना है। वो भी कौन सा, ये n-1/2 ओनली लैम्बडा वाला, यानी कि ये पाथ डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। पाथ डिफरेंस, जो वेव का पाथ डिफरेंस होता है टू द स्क्रीन, फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन के बीच का जो डिफरेंस है, पाथ का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस की बात कर रहा है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा, इसको बताओ क्या है, और कभी कभी डार्क की ब्राइट भी पूछ लेगा। तो आपको बस इसी से याद करना है, ये टेबल याद है, सब याद है, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते गाइस, अब हम देखेंगे रिजॉल्विंग पावर के बारे में। एग्जैक्टली भाई रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, अब यहाँ पे आएगा मजा। ठीक है, समझना अच्छे से। आपने सपोज कोई एक गर्ल है, ठीक है, सपोज दैट बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना यार, कि समझ तो पाओगे हर में मैं गर्ल्स वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो फिंगर्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, सपोज दैट, ऐसा मान लो, ऐसा होते हैं, किसी के मोटे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है हाथी जैसे, बट फिर भी सपोज किसी के फिंगर्स अगर सपोज ऐसा मतलब स्लिट्स हैं, ऐसे स्लिम है, स्लिम स्लिट्स करके स्लिम को भी स्लिट्स कर दिया मैंने ओके, किसी के स्लिम है, ठीक है, तो उसके जो फिंगर से मैंने कोई विक्ट्री का साइन दिखाया, आप हैंड से दिखाते रहोगे ना विक्ट्री का साइन, या चलो नॉर्मली आप ऐसा साइन दिखा रहे हो फिंगर से आपकी, ठीक है, और आप ऐसा कुछ साइन दिखा रहे हो, फिर दिखाते हो ना यार 2 फिंगर करके, इमेजिन करो ना, अभी इमेजिन करो ना ये आपके फिंगर्स हैं, ठीक है, ऐसा ये आपका हाथ है और 2 फिंगर से आप दिखाते हो ना ऐसा कुछ, तो मेरे को हाथ बनाने नहीं आ रहा है। तो आप जब तक नॉर्मली 5 मीटर तक हो तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये 2 फिंगर दिख रही है मुझे। आप 10 मीटर में जाओ, आप डिस्टिंग्विश करो कि ये चलो भाई अभी भी 2 मीटर मेरे दिख रही है, आपकी आंखें पता कर पा रही हैं। आप 50 मीटर दूर चले जाओ तो मे बी ये आपको अभी दिखना बंद होगा। अगर मैं बोलूं कि चलो भाई अभी तो 100 मीटर चले जाओ, 100 मीटर दूर, तो ये पूरा फिंगर आपको 1 फिंगर दिखाई देगा। तब आपकी आंखें इसे पता या डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी कि ये कैसा है। तो जो ये कंडीशन होती है ना, अगर मान लो, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है ये डायरेक्टली बताता हूं मैं, डायरेक्टली घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्टली बता देता हूं क्या होता है रिजॉल्विंग पावर। देखो आपकी आंखें 5 मीटर में प्रॉपर अच्छे से इसको बता पा रही थी कि ये क्या है, मतलब पहचान पा रही थी। दूसरी बात 10 मीटर में, फिर ऐसे 50 मीटर में बता पा रही थी, 100 मीटर में नहीं बता पा रही है। इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि कोई भी अगर अपने पास डिवाइस है, वो डिवाइस सामने वाले ऑब्जेक्ट को कितने एबिलिटी से, कितने कैपेसिटी से उसको डिफरेंशिएट कर पाता है। तो अगर यहां पर भी 100 मीटर में भी अगर कोई आइज डिफरेंशिएट कर पाती तो हम कहते कि उस आइज का रिजॉल्विंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब वो अपने पास जो भी इमेज है उसको रिजॉल्व कर पा रहा है।
रिजॉल्व मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएट कर पाना, एक्यूरेसी प्रॉपर मेंटेन रहना, आप अच्छे से बता पाते हो, पहचान पाते हो या नहीं, वही होती है आपकी रिजॉल्विंग पावर। तो मैं 5 मीटर में प्रॉपर रिजॉल्व कर पाऊंगा, 10 मीटर में अच्छे से कर पाऊंगा, 50 में कर पाऊंगा, बट इस साइन को मैं एक ही फिंगर मुझे फिर 100 मीटर में दिखने लगेगा, यानी कि 100 मीटर दूर से मैं इसे रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो समझ गया रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। रिजॉल्विंग पावर चाहे आइस की हो, माइक्रोस्कोप की हो, टेलीस्कोप की हो, इन सभी की रिजॉल्विंग पावर होती है अपनी अपने डिफरेंशिएट करने की। मान लो माइक्रोस्कोप है तो हम कैसे सेल्स के अंदर को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो 2 सेल है तो हम उनको डिफरेंशिएट कर पाना चाहिए ना, तो वो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होगी। ऐसे टेलीस्कोप के लिए भी हो गया, ऐसे अपनी आइस के लिए भी हो गया। ये सभी के सभी अपर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका अपर्चर जितना जैसा अच्छा रहेगा वैसे ही हम उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। पावर के ऊपर डिपेंड करता है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अपर्चर का मान लो डिस्टेंस अगर ए है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला याद रखना 1/a होता है, ये इसका रिजॉल्विंग पावर है। मतलब आर क्या है, रिजॉल्विंग पावर, और 1/a, ये ए क्या है, अपर्चर है। अगर मान लो तो मतलब दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस अपर्चर, ये और ये यहां से लाइट निकलती है तो ये अपर्चर हो गया, ठीक है। तो ये अपर्चर मतलब मैंने उसके बीच का डिफरेंस ए मान लिया है, तो ऐसा आप समझ के रखना। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू फिजिकल जो भी सेपरेटेड ऑब्जेक्ट हैं एज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट। समझ गया अच्छे से क्या होता है रिजॉल्विंग पावर, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पूरा कंसेप्चुअल तरीके है गाइस यहाँ पे। रेले क्राइटेरियन, आप इसे रेले पढ़ सकते हो या मैं रेले पढ़ता हूँ, आप जो प्रोनाउंसिएट करो, जस्ट नाम है साइंटिस्ट का, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे पढ़ते हो, अजीब अजीब तो एक नाम है इनका। रेले क्राइटेरियन फॉर लिमिट रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। देखो यहाँ पे आ जाओ, डायग्राम में फीदा, दुनियादारी पढ़ने से मतलब नहीं है। अनरिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व, आपके पास ऐसे कुछ दो यहाँ पे इमेजेस हैं। अनरिजॉल्व इमेज मतलब हमने उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, यानी कि जो अपना अपर्चर है यहाँ पे अच्छा नहीं है और हमने इसे ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाया है। इन दिस केस हमने हल्का सा रिजॉल्व किया है, जस्ट अभी की अभी अपनी लाइट क्या हुई है, रिजॉल्व हुई है। इन दिस केस हमने प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व कर दिया है, लाइट की अपनी अपनी अलग अलग इंटेंसिटी हो चुकी है। यानी कि इस केस में अपना जो अपर्चर है वो बहुत ही अच्छा है, चाहे वो अपने आइज का हो चाहे किसी का भी हो। तो जब लाइट ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व होती है उसमें हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ भाई दो इंटेंसिटीज है, मतलब दो दो इंटेंसिटीज वाली लाइट अपने को दिख रही है। समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं, और अगल बगल डार्क रहेगा, ठीक है, अपने को अच्छे से दिख जाता है। समझ गया, यानी कि हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि हाँ भाई अपनी जो लाइट है ये रिजॉल्व हो चुकी है। तो ये हो गई वेल रिजॉल्व, और ये क्या होगी, जस्ट रिजॉल्व, ये अनरिजॉल्व है। तो ये डायग्राम जरूर एग्जाम में बनाना, ठीक है। चलो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिजोल्यूशन का। ओके, ये बात ध्यान रखना। ये जो रेले क्राइटेरिया होता है ना, ये रेले क्राइटेरिया होता क्या है, इस क्राइटेरिया अगर आपने एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछ लिया तो आपको इतना आंसर लिख के आना है। देखो पढ़ देता हूं मैं इसे। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन टू ऑब्जेक्ट आर जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, मैं इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द वन सोर्स कोइंसाइड विद द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब देखो सिंपल सी बात वो कर रहा है कि यानी कि मान लो आपका ये स्क्रीन है और डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमने यहाँ पे कुछ बनाया, तो सेंटर में क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा जो कि ब्राइट रहेगा, इसके अगल बगल क्या रहेंगे, डार्क रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया, ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी मिनिमा हो गया। तो इनमें क्या होगा, अगर कभी कभी, कब जस्ट रिजॉल्व होगा, जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन कब आएगी, जब कभी भी कोई डार्क पॉइंट, कोई भी डार्क पॉइंट, जो कोई भी मिनिमम यानी डार्क पॉइंट ब्राइट पॉइंट में ही क्या हो जाए, ब्राइट पॉइंट में ही क्या हो जाए, वो एकदम कोइंसाइड हो जाए, ब्राइट वाले पॉइंट में ही डार्क पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम रेले क्राइटेरिया कहते हैं। मतलब यही है रेले के क्राइटेरियन जस्ट रिजॉल्व कंडीशन के लिए। मतलब जस्ट रिजॉल्व कंडीशन के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया बताया, उन्होंने ये क्राइटेरिया बताया कि जो भी लाइट रहेगी, जो भी कोई डार्क फ्रिंजेस रहेंगे, एक दो डार्क जो भी मिनिमम वाले हैं वो मैक्सिमम वाले के साथ कोइंसाइड हो जाते हैं, तो वो सामने वाला क्या होता है, अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो पाता और डार्क का डार्क दिखता है, ब्राइट का ब्राइट ही दिखते रहता है एक ही के ऊपर। समझ गया, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे से रिजॉल्व हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दो कंडीशन यहाँ पे टू लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं। कोई भी दो लीनियर ऑब्जेक्ट्स, तो आपके सामने मतलब कोई भी दो ल्यूमिनस, मतलब क्या होता है, जो लाइट इमिट करता हो उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कोई भी आपके सामने दो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, कोई भी दो आपके सामने इस तरीके से दो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जहां से आपके सामने यहाँ पे डिफ्रैक्शन वाली वेव्स निकलेंगी, ऐसे दो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिसे आप स्लिट्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, इनके बीच का जो अपर्चर है वो ए है,
अपर्चर अपर्चर में से जो भी वेव निकलेगी उतनी निकलेगी जितना उसका वेवलेंथ होगा। तो टोटल इसके बीच के अपर्चर का एंगल कितना रहेगा, तो उतना ही होगा एंगल जितना इसका वेवलेंथ और जितना इसका अपर्चर। तो वेवलेंथ अपॉन अपर्चर कर दूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, जो भी इसका एंगल रहेगा, यानी कि एंगुलर सेपरेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए, ये आपको याद रखना है, याद कर लो इसे। ऐसे ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, उतनी ही लाइट उतने ही एंगल, ये मतलब ये डी थीटा क्या है मालूम है, कितने एंगल से अपनी लाइट रिजॉल्व हो रही है। तो वो लाइट जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब क्या है, लैम्बडा अपॉन ए, कितनी वेवलेंथ कितने अपर्चर से निकल रही है, वो उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ रहा है, उसके जितना एंगल होगा, जितना भी कॉर्नर के बीच का, यहां से लाइट आ रही, कॉर्नर के बीच का जितना एंगल रहेगा उस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अपनी वेवलेंथ, ये लैम्बडा है, समझा। तो इस वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करके सारी चीजें, और ये हो गई अपनी अपर्चर, यानी कि वेवलेंथ अपॉन अपर्चर इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला गाइस बताऊंगा जिसे आपको याद रखना है, माइक्रोस्कोप में आपको हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे y क्या होता है, y क्या होता है, देखो यहाँ पे ये स्क्रीन है और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, टोटल स्क्रीन का लेंथ, वो y होता है, मतलब जो फ्रिंजेस जिसमें बनते हैं डार्क और ब्राइट वाले। d क्या होता है, सोर्सेज से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस। d थीटा क्या है, कि अपना जो भी अभी मैंने आपको बताया कि डिफ्रैक्शन का जो भी एंगल है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, ये तो हमको पता है पहले से, d और d थीटा मतलब थीटा, डी थीटा की जगह में मैं स्मॉल के लिए ले रहा हूं, आप थीटा भी ले सकती हो। तो डी थीटा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा क्या होता है, डी थीटा यानी थीटा क्या होता है, लैम्बडा अपॉन ए, यहाँ पे लैम्बडा अपॉन पुट कर दो, डी लैम्बडा अपॉन ए, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये आपकी एक कंडीशन बन गई। ओके, इसे अच्छे से याद रखना। ये ऑब्वियसली जो होता है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम फर्स्ट मिनिमम, फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर होता है ना, यहाँ से ये ब्राइट हो गया तो यहाँ पे डार्क यानी मिनिमम के लिए ये अपना आपका एक डिस्टेंस है, यानी डी लैम्बडा अपॉन ए, जहां से डी क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस, ए क्या है, अपर्चर का, लैम्बडा जो भी वेव का वेवलेंथ है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, यानी कि डी लैम्बडा ए अपॉन ए, एक डार्क और एक ब्राइट के बीच का डिस्टेंस वही होता है। चलो, पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, आप ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, ये आपका सोर्स है, यहां से आपकी एक लाइट सर्कुलर अपर्चर है आपके पास, यहां से लाइट जाएगी, सर्कुलर अपर्चर, तो यहाँ पे सर्कुलर चीजें ही बनेगी। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान देना अच्छे से। तो जो सेंटर वाली पॉइंट है, ये एक पॉइंट बन गई, ये एक आपकी पॉइंट है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये एक आपका इस तरीके से दूसरा पॉइंट बनेगा, इस तरीके से दूसरा पॉइंट बनेगा, ये यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसे बना देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, ये आपका डार्क पॉइंट है, क्योंकि अगर डार्क बन रहा है तो ऐसे कुछ डार्क पॉइंट बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये फिर वापस से एक और डार्क पॉइंट यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, क्योंकि सर्कुलर अपर्चर है ना, तो डार्क पॉइंट बनेगा। अब देखो यहाँ भी मैं डार्क कर देता हूँ, यहाँ भी मैं इस तरीके से डार्क कर देता हूँ। तो जहां पे गाइस मैंने डार्क नहीं किया है वो मेरे ब्राइट पॉइंट है, वो मेरी ब्राइट वाली पट्टी है, जिसे मैं डिस्क कहता हूँ, डिस्क। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, एयरीज रिंग भी आप कह सकते हो, मतलब ये पूरा कोई भी ये भी चलेगा, सब क्या होते हैं, एयरीज रिंग, जो भी ऐसे तरीके से रिंग फॉर्म होते हैं। अब देखो इस वाली पट्टी का जो ये डिस्क है, इस डिस्क का भी सेंटर कौन सा है, सेम सेंटर है, इसका भी कौन सा सेंटर है, सेम सेंटर है, यानी कि सारे डिस्क जो है वो कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर में सारे के सारे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, सेम सेंटर पे, यानी कॉन्सेंट्रिक जो भी बन रहा है वो कॉन्सेंट्रिक है। समझ रहे हैं कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, मतलब एक ही सेंटर में बहुत सारे सर्कल, एक ही सेंटर वाले बहुत सारे सर्कल, तो ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। इन्हें हम एरीज, जो रिंग है गोल गोल, उन्हें रिंग, और ये जो पूरा डिस्क है, ये पूरा डिस्क है, जो ये जो पूरा डिस्क है, ये वाला पार्ट जो पूरा डिस्क है, इसे मैं एरीज डिस्क कहता हूँ। समझ क्या, आप यहाँ पे एरो पे देख सकते हो, डिस्क और एरीज रिंग। ठीक है, ये बात समझना। और यहाँ पे सेंटर ऑफ डार्क और ब्राइट पॉइंट दोनों का एक सेंटर है, जहाँ पे अपना डार्क और ब्राइट दोनों है, मतलब ये ब्राइट वाले का भी और डार्क वाले का भी जो सेंटर है वो यहाँ पे सेंटर है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है। और यहाँ पे इस तरीके से एयरीज डिस्क बनती है। एयरी एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए हमने इसे एयरी डिस्क कहा है, और कोई नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट रहेगा, दो ऑब्जेक्ट का सेम पेयर पे रहेंगी, दो ऑब्जेक्ट और उनका पॉइंट सेम कहलाएगा। तो ये एयरीज पॉइंट हो गया, बस आपको इतना याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब आपने माइक्रोस्कोप देखा रहेगा, बाहर से एक डिवाइस होता है जिसके अंदर दो लेंसेस लगे होते हैं। 10th में हमने माइक्रोस्कोप के बारे में अच्छे से पढ़ा भी था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। माइक्रोस्कोप में दो अपर्चर होते हैं, एक ओ डैश एक ओ, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो, मैं मान लेता हूँ ए,
और जो डिवाइस है ना, देखो ऐसा राउंडेड डिवाइस होता है, यहाँ से ऐसे अंदर डिवाइस होता है, ये इसके अंदर ये लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे दो अपर्चर है जिसे मैं ओ डैश और ओ कह रहा हूँ, यहाँ से लाइट जाएंगी ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से लाइट ऐसे जाएगी, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे लाइट जाएगी, इस तरीके से ऐसे लाइट जाती है, अपर्चर के अंदर होता है सारी चीजें। तो ये अपर्चर का खुद इसके अंदर का एक मीडियम रहेगा, उस मीडियम के अंदर जो एंगुलर सेपरेशन है लाइट्स का, दो लाइट का सेपरेशन, उसे मैं 2 अल्फा से बताया। और यहाँ पे जो लाइट आगे बनेगी तो कुछ अलग अलग इंटेंसिटी की बनेगी, एक आई इंटेंसिटी की, एक आई डैश इंटेंसिटी की। तो मैं इसको अलग अलग इंटेंसिटी वाला मान लिया, जिसका कुछ इतना इंटेंसिटी है, इसकी कुछ इतनी इंटेंसिटी है। और ये दो अपना कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो हम कॉन्वेक्स लेंस ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख लो अच्छे से, हमेशा याद रखना जो एंगुलर सेपरेशन होता है वो हमेशा यहाँ पे कितने अपर्चर है, 2 अपर्चर है, 2 इंटू एंगुलर सेपरेशन साइन और एंगल मैंने अल्फा मान लिया, दो जो अपने पास ओ डैश और जो यहाँ पे ओ सेपरेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस अपर्चर ए, ठीक है। और जो यहाँ पे दो दो अब ऐसे लाइट निकलेगी ना, ऐसे लाइट, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ऐसे लाइट निकल रही है, ऐसे यहाँ से आ रही है, एक ऐसी लाइट निकल रही है। एंगुलर सेपरेशन कितना बन रहा है, अल्फा का बन रहा है, 2 टाइम्स का बन रहा है, क्योंकि 2 अपर्चर यहाँ पे, तो 2 साइन अल्फा मैंने मान लिया यहाँ पे, ओके। और हमने गाइस ऑलरेडी पढ़ा था लैम्बडा एन क्या है, ये समझो पहले। और जो अंदर लाइट जा रही है ना डिवाइस के, यानी उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ कह रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा एन, ठीक है। तो जो भी अंदर लाइट जा रही है वेवलेंथ, उसका जो भी वेवलेंथ रहेगा, मतलब देखो पहले लाइट नॉर्मल डब्ल्यू लैम्बडा थी, जब अंदर गई डिवाइस के अंदर, ये अपना डिवाइस है मान लो, अंदर ही सारा सेटअप है माइक्रोस्कोप का, अंदर गई जब अंदर लाइट गई तो उसका जो वेवलेंथ बन गया वो लैम्बडा एन बन गया। और अंदर का जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, एन है। तो लैम्बडा एन क्या कहेगा, कितना होएगा, लैम्बडा एन लैम्बडा अपॉन एन होएगा। मतलब ये इतना डिवाइड कर दो, बस आपको वेवलेंथ से क्या करना है, वेवलेंथ को आपको एन से डिवाइड कर देना है, वेवलेंथ को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे डिवाइड कर देना है, और आपको टोटल अंदर का वेवलेंथ मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि बीसी एक ऐसा कुछ पढ़ा था ना, आपको याद होगा शायद, साइन अल्फा ऐसा पढ़ा था, यानी कि ए साइन अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना फिलहाल, तो 2 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्बडा एन, ठीक है। तो यही कंडीशन से यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, ए साइन अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा एन, तो 2a साइन अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा एन, मतलब लैम्बडा अपॉन एन यहाँ पे इस तरीके से, ओके। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा 2 टाइम्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि देखो यही वैल्यू है, ओके। और यहाँ पे जो अपने पास एक वैल्यू देके रखी है एन साइन अल्फा, क्या देके रखा है, एन साइन अल्फा, एन साइन अल्फा को मैं न्यूमेरिकल अपर्चर मानता हूं, तभी तो मैंने यहाँ पे लेके रखा है एन ए, मतलब जो एन साइन अल्फा है उसको मैं न्यूमेरिकल अपर्चर मानता हूं, अपर्चर से ही आया ना, ये अपर्चर से ही आया ना, न्यूमेरिकल अपर्चर मानता हूं, तो यहाँ पे एन साइन अल्फा मेरा न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया, ठीक है। और अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करूं तो आर ए इक्वल टू 1/a होता है, ए की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो उल्टा मिलेगा ना मुझे इस तरीके से, तो ये मेरा मिल जाएगा रिजॉल्विंग पावर। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर आपको याद रखना था। तो यहाँ पे गाइस अभी आपको समझ चुका है कि न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब न्यूमेरिकल मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब ये होता है कि जस्ट जहां से आपकी लाइट अंदर इंटर करती है डिवाइस के अंदर, वो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। और न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फैक्टर होता है वो एन साइन अल्फा होता है, तो एन साइन अल्फा की जगह में हम एन ए ले सकते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर ले सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। किसी भी अपर्चर के लिए जो कंडीशन होती है वो नॉर्मली ए साइन अल्फा होती है, बट इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप आपको 2a साइन अल्फा लेना है। और जो लैम्बडा 1 एन है ये क्या है, लैम्बडा एन मतलब कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इनसाइड द डिवाइस, यानी इनसाइड द मीडियम, जो डिवाइस का मीडियम होगा, यानी कि माइक्रोस्कोप का जो मीडियम रहेगा उसका क्या होगा, वो लैम्बडा अपॉन एन रहेगा। तो यहाँ पे लैम्बडा अपॉन एन पुट कर दिया, और 2 साइन अल्फा, तो जो ये है ये 2 साइन अल्फा और ए, तो ए को साइड में ले लिया और बाकी सारी चीजें आ गई, आप ये देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रिजॉल्विंग पावर किसी की भी आर ए इक्वल टू 1/a होती है, यानी अपर्चर व रेसिप्रोकल ऑफ द अपर्चर, समझ गया। तो उसी की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2 न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन लैम्बडा। तो कभी कभी आपको साइन अल्फा एंगल निकालने बोलता है, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने बोलता है, तो आप इस तरीके से एन साइन अल्फा ही न्यूमेरिकल अपर्चर, ये अच्छे से याद रखना, एन साइन अल्फा मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो इस कंडीशन को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट गाइस बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप विद सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब इस बार हमें खुद से मतलब बाहर से ल्यूमिनिसिटी नहीं देनी है, यानी बाहर से लाइट नहीं देना है, वो एक ऐसा सोर्स जो खुद से ही लाइट इमिट करता हो, खुद चमकता हो। आपने ऐसा कुछ बैंड वगैरह भी देखे होंगे, मैं सेल्फ ल्यूमिनस की बात कर रहा हूँ, ऐसे खिलौने वाले बैंड जो होते हैं, देखे होंगे रात में, देखो वो बैंड जलते हैं, ऐसे चमकते हैं, वही होते हैं सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट।
फिलहाल मैं बैंड की बात कर रहा था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेल्फ से ल्यूमिनिसिटी प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो एरीज डिस्क होते, देखो गाइस मैंने आपको बताया नहीं कि जो एरी डिस्क होते हैं वो किसने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, तो अबेज थ्योरी, अब्बे जो ABBE, एक साइंटिस्ट का नाम है अब्बे, उनकी थ्योरी को अबेज थ्योरी कहते हैं, और वो एरीज डिस्क उन्होंने सबसे पहले बताया था, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो चलो, जो सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट है ना गाइस, तो यहाँ पे समझना, जैसे कि हमने लिया था कि जो लैम्बडा एन होता है ये होता है वेवलेंथ इनसाइड द मीडियम एन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। तो क्या मिलेगा, नॉर्मल वेवलेंथ जो था उसका लैम्बडा, और अपॉन एन कर दोगे ये मिल जाएगा लैम्बडा एन, यानी कि वेवलेंथ इनसाइड द मीडियम, जो और एन से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज एन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। मान लो ये एक डिवाइस है, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, और अंदर यहां से एक वेवलेंथ था, वेव आ रही, जिसका वेवलेंथ लैम्बडा है, अंदर आएगी लैम्बडा एन बन जाएगा। तो लैम्बडा एन कितना हो गया, चेंज होगा ना कुछ तो लैम्बडा एन मतलब लैम्बडा अपॉन एन, डिवाइड कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। लेकिन जब कभी भी सेल्फ ल्यूमिनिसिटी की बात करोगे, और जब कभी भी आप टेलीस्कोप की बात करोगे, आपको 1.22 लैम्बडा देना है। और आपके किसी भी कॉलेज का टीचर कोई भी कभी भी कोई भी इसको बता नहीं सकता कि 1.22 क्यों, बिकॉज 1.22 एक डिवाइस का अपर्चर है, वो एक ऐसा फैक्टर है 1.22, तो आपको वो कंसीडर कर लेना है। मतलब सीधा बोल दिया है कि फर्स्ट डार्क रिंज जो होगी फ्रिंज होगी, उसका 1.22 लैम्बडा इतना अपर्चर होता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि थियरी है, यहाँ पे कुछ चीजें कंसीडर करनी है। अब किसी से भी पूछ लो, वो सीधा 1.22 लैम्बडा बताएगा, रीजन नहीं पता है, बिकॉज जो डिवाइस का फैक्टर है, अब टेलीस्कोप एक डिवाइस होता है, उसका एक फैक्टर है, तो वो फिक्स है, 1.22 फिक्स है। तो यहां पर भी देखो उसने 1.22 लैम्बडा ले लिया है, 2a साइन अल्फा, बिकॉज टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, तो यहाँ पे 2a साइन अल्फा होता है। ए की वैल्यू निकाल लिया, नहीं अपर्चर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1.22 लैम्बडा एन अपॉन 2 साइन अल्फा, ठीक है। फिर लैम्बडा एन मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, लैम्बडा एन जो एन क्या होता है, लैम्बडा अपॉन एन होता है। तो यहाँ पे लैम्बडा एन के जगह में लैम्बडा एन पुट कर दूंगा, लैम्बडा अपॉन एन आ जाएगा, और 2 साइन अल्फा 1.22। जब 1.22 को 2 से डिवाइड करूंगा, 0.61 लैम्बडा अपॉन एन साइन अल्फा, और वी नो दैट एन साइन अल्फा क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर। यहां से इसकी रिजॉल्विंग पावर निकाल लूंगा सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट की, किसकी कंडीशन में, माइक्रोस्कोप के लिए। दो होते हैं माइक्रोस्कोप में, एक क्या होता है नॉन ल्यूमिनस, एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस, जिस एक में लाइट नहीं निकलती, एक में लाइट निकलती है। तो अपने को कुछ इस तरीके से रिलेशन मिलेगा, Na अपॉन 0.61 लैम्बडा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब ये टेलीस्कोप है, आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा रहेगा कि जो टेलीस्कोप होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के इमेज को रेक्टिफाई या मैग्नीफाई करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि डिस्टेंट यानी दूर से ऑब्जेक्ट, कहाँ से आती है ऑब्जेक्ट अपने को डिस्टेंस पता नहीं होता है, बट इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप हमको पता होता है कि कहाँ से ऑब्जेक्ट की लाइट आती है, बट इन द केस ऑफ टेलीस्कोप हमें पता नहीं होता। तो इसकी रिजॉल्विंग पावर देखो, यहां से आप इसकी डेफिनेशन देख लेना अच्छे से, कुछ है नहीं, जस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख देनी है। और बाकी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि ध्यान देना। पहली बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया था कि लैम्बडा इज इक्वल टू डी थीटा, मैंने एक रिलेशन बताया था आपको स्टार्टिंग में, डी इंटू, फिलहाल में डी थीटा दिखाया था, डी इंटू डी थीटा ऐसा बताया था, बट यहाँ पे आपको लैम्बडा इज इक्वल टू डी थीटा ऐसे याद रखना है। ओके चलो, तो अभी यहां से मैं एक वैल्यू बताऊंगा, लैम्बडा फॉर द टेलीस्कोप क्या होता है 1.22, एक होता है इसका जो डार्क फ्रिंज है, जो भी आपकी डार्क फ्रिंजेस का यहाँ पे वैल्यू है 1.22 होता है, या इंटू लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या लोगे 1.22 लैम्बडा लोगे, और ये जो है ना ये कहां से आया, ये जस्ट ये एक देखो, एक पॉइंट यहां पे हो रहा है, एक पॉइंट यहां पे हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, वो इंटेंसिटी, मतलब इस पॉइंट में जो इंटेंसिटी है वो आई डैश है, इस पॉइंट में जो इंटेंसिटी है वो आई है। तो इन दोनों पॉइंट में इंटेंसिटीज का जो डिफरेंस है, और इंटेंसिटी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किसके ऊपर डिपेंड होती है, स्लिट्स के ऊपर, स्लिट्स के या वेवलेंथ के, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो जो भी वेवलेंथ का डिफरेंस आएगा वही इनके बीच की इंटेंसिटी होगी, यानी कि बी आई डैश, बी पॉइंट से जो भी लाइट जा रही है और ए पॉइंट से जो भी लाइट जा रही है, माइनस ए आई डैश, आई डैश के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या आएगा 1.22 लैम्बडा बन जाएगा, क्योंकि यही होता है अपना टेलीस्कोप के लिए। आपको ये कंसीडर कर लो, बिकॉज कहीं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है, वो डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक फिक्स फैक्टर है टेलीस्कोप के लिए, ऐसे सेल्फ ल्यूमिनस माइक्रोस्कोप के लिए भी, दोनों के लिए 1.22 एक फिक्स फैक्टर है। तो इसमें मत पूछो कि कहां से आया, आप कहीं से भी, मतलब आपकी बुक में दिया भी नहीं कहां से आता है 1.22, और ना ही आपको मिलेगा, आपको टीचर्स भी सीधा आपको बताएगी कि 1.22 होता है, इसका मतलब इंटेंसिटी का डिफरेंस यही होता है, मान लो।
तो आपको मानना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखना अच्छे से। तो 1.22 लैम्बडा की जगह में अभी मैं 1.22 लैम्बडा लूंगा, यहाँ पे ले लिया, और मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। थीटा निकाला 1.22 लैम्बडा अपॉन डी आ जाएगा। यही मिल गया मुझे टेलीस्कोप का जो भी अपना पावर है। पावर यानी कि कौन सी पावर, अपने को एंगुलर सेपरेशन चाहिए था। यहाँ पे कितने से एंगल से लाइन सेपरेट होती है, ये एंगुलर सेपरेशन यानी कि जिसे मैं थीटा कहता हूं। दो वेव्स कितने के एंगल से सेपरेट होती हैं उसे हम एंगुलर सेपरेशन कहते हैं। तो वही थीटा मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, आर इज इक्वल टू 1/थीटा, यानी जितना अपर्चर या फिर जितना एंगुलर सेपरेशन, टेलीस्कोप के मामले में हम इसका सेपरेशन लेंगे। और देखो ये अपना हो गया स्लिट्स का सेपरेशन जिसको मैं ए लिया था, यहाँ पे एंगल का सेपरेशन है जिसे मैं थीटा कहता हूं। तो आर इज इक्वल टू 1/थीटा, यानी कि जो भी थीटा है वो अपना एंगुलर सेपरेशन है। वहां पे हम ए लेते थे तो वो स्लिट्स का सेपरेशन था, यहां अपना थीटा क्या है, एंगल का सेपरेशन है। तो बस यहां से थीटा निकाल लिया 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, दैट्स इट, डी अपॉन 1.22 लैम्बडा बन गया। यही आपकी लास्ट वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट सबसे एंड पॉइंट रेडियो टेलीस्कोप। इसके बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में सबसे लास्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी भी थोड़ा सा जान लो कि ये जो रेडियो टेलीस्कोप है इनका जो डायमीटर अपर्चर होता है वो टेलीस्कोप जैसा होता है और बहुत लार्ज होता है। ये बड़े बड़े ज़्यादा किलोमीटर वाले वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। एक GMRT नाम का अपने इंडिया में, जो कि पुणे के महाराष्ट्र में रखा गया है, जिसका नाम है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये कुछ इस तरीके के इतने बड़े बड़े जाइंट टेलीस्कोप होते हैं। ये रेडियो टेलीस्कोप का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आने वाली जो वेव्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज, मतलब 50 × 10⁶ हर्ट्ज, इतनी, समझा कि नहीं। मेगा मतलब 10⁶ ही होता है। और नॉर्मली 60 एकर्स मतलब आर्क्स पर सेकंड, यानी कि इतने टाइम्स में इतनी सारी जो भी मतलब फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको कवर करते हैं। सोचो, मतलब 3600 पार्ट ऑफ डिग्री, इतने एंगल वाले जो भी आपके पास रेंजेस होते हैं, मतलब ये रेंजेस बड़े बड़े रेंजेस यार, ये यूनिट्स बड़े बड़े, आर्क सेकंड, ये बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं रेंजेस के। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो 60 आर्क सेकंड मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि 3600 इतने टाइम्स ऑफ किसी भी डिग्री का, किसी भी डिग्री ऑफ द एंगल, सेल्सियस नहीं फिलहाल, डिग्री एंगल, मतलब एंगल डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, उस मिनट डिग्री वाला। ओके, उतने टाइम्स होता है ये 60 आर्क्स। अब इतना बड़ा वैल्यू ये सिर्फ साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए नहीं है, बट ऐसे देख के रखा उसने। और इससे जो वेव निकलती है स्प्रेड कर सकता है 25 किलोमीटर तक। इसके अंदर 30 डिशेस और 45 डायमीटर वाली ईच सारी डिशेस होती है। जो डिशेस ऐसे राउंड राउंड डिशेस दिख रहा है ना, राउंड राउंड, इतने मीटर वाली डायमीटर वाली डिशेस इनमें लगी होती है। आप रियल में अगर देखे रहोगे तो आपको समझ जाएगा सारी चीजें क्या है ये। और इसका GMRT नाम है, पुणे के महाराष्ट्र में सारी चीजें सेटेड है, ठीक है। तो ये आप समझ के रखना, ये इनका नाम है रेडियो टेलीस्कोप, रेडियो वेव्स को रिकॉग्नाइज करती हैं ये। ओके चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो। जो ये वीडियो बड़ा है, थोड़ा बन चुका है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। हमने इसमें डबल चीजें डिस्कस की है, इसके लिए थोड़ा बड़ा हो गया। पूरा वीडियो जरूर वॉच करिएगा, अच्छे से आपको फायदा हुआ होगा। बहुत आसान चीजें थी, कोई ज्यादा हार्ड थी नहीं, थियरी था, बिल्कुल आसान सा। जो इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया है। बाकी ये सैटेलाइट से डिस्कस करके कुछ फायदा है नहीं, एग्जाम में कभी कभी पूछता भी नहीं है ये, ठीक है। सो नोट्स चाहिए रहेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करो, कहीं भी कॉन्टेक्ट करो, मैंने आपको नोट्स दे दूंगा। तो मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।